जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। शक्ति बैच के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर लेकर के आए जिसको वन शॉट के अंदर कवर करेंगे हम लोग। आज है लेक्चर नंबर 13। दोस्तों इस लेक्चर के नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। फिजिक्स वाला ऐप आप लोगों ने डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। उसके बाद आपने बैचेस सेक्शन के अंदर जाना है, वहां पे शक्ति बैच को आपने सर्च करना है। कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आपको बैच सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्लासरूम सेक्शन में जाना है और फिजिक्स टैब में जाकर के आज की डेट के नीचे आपको इस लेक्चर के नोट्स का लिंक अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम लोग, क्योंकि हम लोग एक मतलब 11th वाले पार्ट को फिनिश करके 12th की तरफ मूव कर चुके हैं। यानी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आज शुरू करके और खत्म करने वाले, यानी वन शॉट के अंदर ये एक रिवीजन लेक्चर रहेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये वाला लेक्चर, ठीक है। तो समझते हैं भाई बात को। सबसे पहले चार्ज क्या चीज होती है ना। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जिस वजह से मैटर क्या करता है, या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। दूसरे मटेरियल्स की तरफ अट्रैक्शन या दूसरे मटेरियल्स की तरफ रिपल्शन दिखाने का काम ये जो प्रॉपर्टी है ये चार्ज की वजह से होती है ना। चार्ज दो तरीके का है, आप जानते हो, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव में रिपल्शन वाली प्रॉपर्टीज है, रिपल्शन रिपल्सिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स होती है अनलाइक चार्जेस के अंदर, है ना। तो ऐसी पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव भी रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। ओके, किसी भी एलिमेंट को एक्सप्रेस करने का एक ये तरीका है कि आप उसके सबस्क्रिप्ट में नीचे की तरफ यहां पर, है ना, उसका एटॉमिक नंबर लिखते हो। Z से एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, ठीक है ना। कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यहां नीचे लिखा जाएगा, मास नंबर ऊपर लिखा जाएगा। अब ये मास नंबर क्या चीज होती है। मास नंबर होते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या होता है सर ये न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है कि कितनी अमाउंट में उसके पास प्रोटॉन है और कितनी अमाउंट में उसके पास न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे न्यूट्रॉन है ना। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का सम न्यूक्लियॉन्स हो गया, है ना। तो इसी को ए कहते हैं, यही मास नंबर है, यही मास नंबर है, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने सब डिटेल्स देखी हुई हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, है ना। मैम ने आपको पढ़ा दिया है। जेड भी ऐसे ही एटॉमिक नंबर है। अभी एटॉमिक नंबर क्या चीज होती है भाई। तो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, प्रोटॉनों की संख्या ही एटॉमिक नंबर है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी दोनों मिला करके मास नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो मास नंबर को ऊपर लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर को नीचे लिखा जाता है। ओके, प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज। आप जानते हो एटम के अंदर कहां प्रोटॉन होते हैं कहां इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना भैया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर, ऑर्बिट्स के अंदर, फिर ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, सही बात है ना। बढ़े आगे, चलो जी। अब चार्जिंग कैसे अकर होती है। चार्ज अकर नहीं, चार्जिंग अकर है ये, ठीक है ना। चार्जिंग कैसे अकर होती है ना। चार्जिंग कैसे अकर होती है। तो देखो यार, चार्जिंग कैसे अकर होती है। चार्जिंग अकर होती है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। लेट अस सपोज कोई बॉडी आपके पास जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 15 है और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी 15 है। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, 15 है ना। तो 15 पॉजिटिव है और 15 ही नेगेटिव है, तो नेट चार्ज क्या हो गया बेटा, नेट चार्ज हो गया 0। जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है, नेट चार्ज क्या हो गया 0। लेकिन लेट अस सपोज आपने इसमें से 2-3 इलेक्ट्रॉन निकलवा दिए। मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल चुके हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया आपने, रिमूव कर दिए। 3 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, है ना। तो यहां लिख देता हूं मैं इस बात को, 3 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, आर रिमूव्ड। ये रिमूव हो गए। तो अब क्या होगा, अब इस मटेरियल में प्रोटॉन तो 15 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, इलेक्ट्रॉन रह गए 15 में से 3 गए। 15 में से 3 गए, कितने बचे, 12 बचे, है ना। तो 12 इलेक्ट्रॉन रह गए, 12 इलेक्ट्रॉन रह गए। यानी इसके ऊपर प्लस चार्ज हो गया 15 और माइनस चार्ज रह गया है 12, है ना। तो नेट चार्ज जो आ गया वो +3 का आ गया। 15 में से 12 जाएंगे तो +3 आ जाएगा। ये +3 किस वजह से आया, ये +3 आया कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों से बढ़ गई है। जिस भी दिन ऐसा होगा कि चार्ज अनबैलेंस हो जाएगा, किसी भी सब्सटेंस में चार्ज क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो जो भी चार्ज ज्यादा होगा वही नेचर उस बॉडी का हो जाएगा। अब ये बॉडी कैसी हो गई, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चीजों की संख्या क्या है, नेगेटिव चीजों से ज्यादा हो गई है ना। और जब नेगेटिव ज्यादा हो जाएगी पॉजिटिव से, तब क्या होगा, तब भाई बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी।
है कि नहीं? तो अभी यहां पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है, मान लो हम यहां पर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं, है ना, एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, एडिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, मान लेते हैं कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए गए, ठीक है ना। तो अब जो ये बॉडी है, अब जो ये बॉडी है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन्स की संख्या तो 15 ही है भाई। वो तो नहीं छेड़े जाते, वो तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उन्हें तो नहीं छेड़ा जा रहा। इलेक्ट्रॉनों को निकाला या डाला जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉनों को निकाला या डाला जा रहा है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए गए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी, 15 थी, 15 में 2 जोड़ दिया 17 हो गए। तो नेगेटिव है 17 और पॉजिटिव है 15, तो मिलके कितना हो गया, हो गया -2, है ना, कितना हो गया -2। तो ये बॉडी कैसी हो गई, ये बॉडी होगी नेगेटिवली चार्ज्ड, ये बॉडी होगी नेगेटिवली चार्ज। फिलहाल ये न्यूट्रल थी, यहां थी ये न्यूट्रल, यहां थी ये न्यूट्रल, यहां हो गई है नेगेटिवली चार्ज्ड और यहां हो गई है पॉजिटिवली चार्ज्ड। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई? कब होगी पॉजिटिवली चार्ज, कब होगी नेगेटिवली चार्ज? तो कभी किसी न्यूट्रल बॉडी में से, है ना, अगर किसी न्यूट्रल बॉडी में से इलेक्ट्रॉनों को हटा दिया जाए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बॉडी पर, है ना, और अगर इलेक्ट्रॉन को डाल दिया जाए तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बॉडी पर। तो इस तरीके से चार्जिंग अकर होती है किसी भी बॉडी की, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। चार्ज इज समथिंग एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है ना। तो चार्ज, आपकी डेफिनेशन साफ साफ लिखी हुई यहां पर कि चार्जिंग क्या होता है भैया, चार्ज क्या होता है भैया, तो चार्ज होता है ना, कुछ ऐसा, इज समथिंग एसोसिएटेड विद मैटर, मैटर के साथ एसोसिएट हुई हुई कोई ऐसी चीज, है ना, मैटर के साथ एसोसिएटेड कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखने में आते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखने में आते हैं। हर एटम के पास दोनों तरह के चार्ज होते हैं, प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी। मैग्नीट्यूड जो होता है चार्ज का, वो प्रोटॉन पर हो या न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर हो या इलेक्ट्रॉन पर हो, वो सेम ही होता है। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम्ब, ये याद रखना है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज है, बस साइन का फर्क है ना, साइन का फर्क है। और साइन के फर्क से सिर्फ इतना पता चलता है कि कौन सा चार्ज ज्यादा, किन की संख्या ज्यादा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा कि प्रोटॉनों की संख्या, सिर्फ इतना पता चलता है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि भैया नंबर लाइन से कोई चीज पीछे जा रही है, कोई चीज की कमी है, ऐसा मत समझना। नेगेटिव चार्ज का मतलब किसी चीज की कमी है ऐसा मत समझना, बस ये डिनोट करने के लिए कि वो एक अलग टाइप का चार्ज है और वो एक अलग टाइप का चार्ज है, वो एक पॉजिटिव टाइप का चार्ज है और वो एक नेगेटिव टाइप का चार्ज है। बस ऐसा दिखाने के लिए बात करी जाती है कि पॉजिटिव है और नेगेटिव चार्ज है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है भाई, डायरेक्शन नहीं होती स्पेसिफिक इसकी कोई, तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड से मतलब होता है सिर्फ, ऐसा यूनिट होता है उसका कूलॉम्ब या एम्पियर सेकंड। मतलब आप जानते हो कि एम्पियर जो है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, देखा हुआ ना फॉर्मूला बचपन में, है ना। तो जो करंट होता है वो एम्पियर है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम होता है सेकंड, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो सेकंड और एम्पियर मिलेगा तो क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड। ये भी कूलम की यूनिट है, ये भी फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट जो है वो कूलम है। फंडामेंटल यूनिट जो है वो एम्पियर सेकंड है, फंडामेंटल यूनिट जो है वो एम्पियर सेकंड, क्योंकि एम्पियर भी यानी करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी मानी जाती है और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए दोनों की जो यूनिट होगी वो भी फंडामेंटल यूनिट होगी, ठीक है ना। तो फंडामेंटली चार्ज की यूनिट जो है वो एएस है, एम्पियर सेकंड, अदरवाइज ऐसा यूनिट कूलम है। बढ़ते हैं आगे। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं, ऑपोजिट रखिए, आप जानते हो, ठीक है ना। ऑपोजिट अट्रैक्ट, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है भाई, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है ना। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, जितना चार्ज पहले था उतना ही बाद में भी है, यानी ब्रह्मांड में जितना चार्ज है उतना ही रहेगा, ठीक है ना भैया। चार्ज टूटते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बनते हैं, फिर जुड़ जाते हैं, फिर न्यूट्रल हो जाते हैं, फिर न्यूट्रल में से निकलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, फिर जुड़ते हैं, फिर न्यूट्रल हो जाता है। तो ये चलता रहता है। ये रेडियो एक्टिविटी की बातें हैं, वहां पे भी करेंगे, ठीक है ना। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट मे सिंपली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू, यानी एक से दूसरे में क्या किया जा सकता है, सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। तो चार्ज जो है वो ट्रांसफरेबल है, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, नष्ट भी नहीं कर सकते चार्ज को, ठीक है ना। लेकिन क्वांटम फिजिक्स के अंदर कर सकते हैं, एनिहिलेशन होता है चार्ज का, कोई नहीं। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की बात कर रहे हैं। कंडक्टर क्या चीज होती है भाई, कंडक्टर वो चीज होती है जो फ्लो करने दे इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्रीली, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करने दे, फ्लो करने दे फ्रीली, उसे कहते हैं कंडक्टर। और जो मटेरियल है जो डू नॉट अलाउ नहीं करता इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने के लिए, उसे कहते हैं इंसुलेटर। नॉन कंडक्टर इंसुलेटर बात एक ही है ना, कंडक्टर नॉन कंडक्टर। एग्जांपल्स ऑफ गुड कंडक्टर क्या होते हैं, मेटल है, इम्प्योर है, वो इम्प्योर वाटर। और एग्जांपल्स ऑफ अच्छे इंसुलेटर कौन से, क्वार्ट्ज है, ग्लास है, एयर, रबर वगैरह वगैरह, ठीक है ना। सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, सारी फैक्चुअल बातें हैं, पूछी जाती है एनडीए के अंदर, इसलिए बता रहा हूं।
नेक्स्ट आता है चार्जेस क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है बेटा, समझना पड़ेगा। 10th क्लास में आया था सबसे पहली बार क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक क्वांटिटी है जो फिक्स है चार्ज की, ठीक है ना। जैसे आप मान लीजिए बाजार से कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आप ब्रेड खरीदने के लिए गए, लेट अस सपोज आप ब्रेड खरीदने के लिए गए, तो आप ब्रेड खरीदने जाते हो जब बाजार में, तो वो एक पैकेट फिक्स होता है जिसमें 20 पीस होंगे या 15 पीस होंगे, उसका पैकेट फिक्स होगा। आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को एक ब्रेड दे दे, इसमें से एक ब्रेड निकाल के दे दे, क्या वो दे देगा? नहीं ना भाई। अब एक ऐसी दुकान है जहां पर अंडे की ट्रे क्वांटाइज्ड है, और कोई ऐसी भी दुकान है जहां पर एक एक अंडा क्वांटाइज है ना। अगर आप किसी बड़े स्टोर में मॉल में जाते हो, वहां पे जाके बोलो भाई मुझे तो एक अंडा दे दे, क्या वो देगा? वो बोलेगा नहीं भाई पूरी ट्रे लेके जा, ट्रे में से 3 अंडे या आधी ट्रे नहीं दे दूंगा मैं तेरे को फाड़ करके, है कि नहीं। तो इसका मतलब कोई ना कोई क्वांटिटी क्या कर दी गई है, फिक्स कर दी गई है। ऐसे ही चार्ज की जो क्वांटिटी है वो एक इलेक्ट्रॉन पे फिक्स कर दी गई है, इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब आप या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज उठा के ला पाओगे, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज उठा करके ला पाओगे, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज उठा के ला पाओगे, या 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज। मतलब आधे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं मिल सकता आपको। 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले आओ, पॉसिबल नहीं है। 4.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले आओ, पॉसिबल नहीं है। 8/9 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेके आ जाओ, पॉसिबल नहीं है। डेसिमल में पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है भाई। क्वांट है ना, क्वांटिटी है ना, ये तो काउंटिंग है ना, 1 2 3 4 ऐसे चलेगा ना। तो पॉजिटिव इंटीजर्स की ही वैल्यू के अंदर आप क्या लेके आ सकते हो, चार्ज को लेके आ सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स को लेके आ सकते हो। उसी के बेसिस पर जो चार्ज होगा वो आपको मिलेगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है इतना, 2 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, इसको 2 से इनटू कर दो। 3 पर कितना होगा, इसको 3 से इनटू कर दो। ऐसे ही n पे कितना होगा, n इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होगा, तो भाई इसको n से इनटू कर दो। तो n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है ना। इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो कभी भी आपको नेट चार्ज अगर निकालना हो किसी भी बॉडी पर, किसी भी बॉडी का अगर आपको क्या पता करना, नेट चार्ज पता करना कितना होगा, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लो कितने। मान लो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है। तो आपने क्या करना है, हर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इतना होता है, इतना होता है। तो 17 पर कितना होगा, 17 पर कितना होगा, तो 17 को इससे इनटू कर दो, खत्म बात। समझ गए बात को। तो ये चार्ज निकल के आ जाएगा, ये आपका नेट चार्ज होगा। इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन। तो Q इज इक्वल टू एनी लिखते हैं इसको। प्लस माइनस इसलिए आया क्योंकि चार्ज की जो साइन है, जो नेचर है चार्ज का, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो दोनों के अंदर ये लगता है Q इज इक्वल टू एनी। Q का मतलब नेट चार्ज हो गया, Q का मतलब हो गया टोटल चार्ज कितना है, N का मतलब हो गया 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और E हो गया एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है। E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है ना, E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ओके, चार्ज जो है वो इनवेरिएंट है, ये भी चार्ज की एक प्रॉपर्टी है। चार्ज जो है वो इनवेरिएंट है, वेलोसिटी के बढ़ने से चार्ज को ऊपर नहीं बढ़ता, बल्कि मास को पड़ता है। मास एक वेरिएंट प्रॉपर्टी है वेलोसिटी के साथ। जब लाइट की स्पीड से चीजें चलती हैं तो मास जो है वो उसका रिड्यूस हो जाता है, ऐसी प्रॉपर्टी है ना। क्या बोलते हैं उसको, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स, जो आइंस्टीन साहब ने दी थी, है ना, एल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने दी थी, वो वाली रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। वेलोसिटी जब अटेन होती है तो मास की कुछ वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है ना, रेस्ट मास की, ओरिजिनल मास की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो लेकिन ऐसा चार्ज में नहीं होता, चार्ज में नहीं होता। चार्ज जो है वो वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं करेगा। चार्ज डज नॉट चेंज विद चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट आता है कूलॉम्स लॉ। अब भाई ऐसा है कि दो चार्ज हैं अगर, है ना, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स लिखी जा सकती है। मतलब ये चार्ज क्या कर रहा होगा, ये चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, और ये चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा होगा। ये वाला चार्ज मान लो ये Q1 है, ये Q2 है ना। तो ये वाली जो फोर्स होगी ये होगी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये वाली जो फोर्स होगी ये होगी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और ये दोनों ही फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल और अपोजिट होंगी, यानी एक्शन रिएक्शन पेयर है बेटा ये भी, ठीक है ना। एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो कूलम्स लॉ पर, कूलम्स लॉ जो है वो थर्ड लॉ को ही फॉलो कर रहा है यहां पर, है ना। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ही क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। कौन सा लॉ, कूलम्स लॉ। तो ये वाला चार्ज इसको उधर धक्का मारेगा, और ये वाला चार्ज इसको इधर धक्का मारेगा। तो इन दोनों के बीच की फोर्स को लिखा जा सकता है। वो कूलॉम ने दिया फॉर्मूला। कैसे दिया फॉर्मूला, ऐसे दिया फॉर्मूला कि भाई उसने ये बोला कि जो फोर्स होती है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के।
भाई इनके बीच का डिस्टेंस कितना है आर, उसको स्क्वायर कर दो, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे ग्रेविटेशन आया था बिल्कुल वैसा ही है भी, ठीक है ना। तो इसको क्या कर दिया गया, फॉर्मूला बना दिया गया F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अब इसको फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट पेज पे, है ना। ये देखो यहां तक बात आ गई सारी, ठीक है ना, यहां तक सारी बात आ गई। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, दोनों को जोड़ दिया गया तो फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल टू, या F प्रोपोर्शनल अभी लिखते हैं, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो जो इक्वल टू लगा उसका नाम था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सर ये K कौन है, सर ये K कौन है, K के बारे में बताओ जरा। K को कहते हैं कूलॉम्स कांस्टेंट। K का नाम क्या है, K का नाम है कूलॉम्स कांस्टेंट। सर K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है 1/4πε0। ये एप्सिलॉन नॉट कौन है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। यूनिट बड़े प्यार से निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप जब यहां एप्सिलॉन नॉट में ये वाली वैल्यू रखोगे, फिर पाई रखोगे, फिर 4 रखोगे, सबको मल्टीप्लाई करोगे, 1 से डिवाइड करोगे तो K की वैल्यू निकल के आती है जो ज्यादा सिंपल है, जो ज्यादा सिंपल है। स्मॉल K है बेटा, ये कूलम्स कांस्टेंट स्मॉल K है। तो ये निकल के आती है कितनी, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसी की रिवर्स ये होती है न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है सर, अभी ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब कोई फ्री स्पेस जो है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को, कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स को अपने थ्रू लगने दे रहा है, परमिट कर रहा है, तो परमिटिविटी नाम दे दिया गया उसको, है ना। परमिटिविटी का मतलब कोई फ्री स्पेस या कोई भी मीडियम है ना। यहां पर ये फ्री स्पेस के लिए आता है, वैसे मीडियम के लिए आता है। अभी बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, है ना। उसके अंदर बात करेंगे इसको कि अलग अलग मीडियम में क्या फोर्स होगी, अलग अलग मीडियम में क्या फोर्स होगी। तो मीडियम चेंज होता है तो फोर्स भी चेंज होती है। देखो फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, देखो फोर्स डिपेंड कर रही है चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे, फोर्स डिपेंड कर रही है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर पे, फोर्स डिपेंड कर रही है कूलम्स कांस्टेंट पे। लेकिन जो बहुत समय तक कांस्टेंट नहीं रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक फ्री स्पेस रहेगा, यानी एप्सिलॉन नॉट रहेगा। जैसे ही आपने कोई और मीडियम रख दिया, यानी एप्सिलॉन नॉट की जगह पर आप किसी और को ले आए, वाटर ले आए, एयर ले आए, स्पेस ले आए, ऑयल ले आए, पेट्रोल ले आए, डीजल, अलग अलग मीडियम अगर आप ले आए, ग्लास ले आए, है ना, तो ये फोर्स चेंज हो जाती है। तो ये कूलॉम्स फोर्स चेंज हो जाती है। जबकि ग्रेविटेशन में ऐसा कुछ नहीं था। ग्रेविटेशन में पूरे ब्रह्मांड में एक ही जी होता है, बस 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, वो एक ही जी है। लेकिन यहां पर ये भाई साहब बदलते रहते हैं, ये K की वैल्यू जो है ये बदलती रहती है। कहने को कूलम्स कांस्टेंट है, लेकिन ये कूलम्स कांस्टेंट भी डिपेंड किस पे कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रहा है। एप्सिलॉन नॉट अगर चेंज होगा, मतलब कोई मीडियम यहां पर रख दिया जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम लिखते हैं फिर K एप्सिलॉन नॉट, वो बताऊंगा अभी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है ना। तो फिर ये K की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से फोर्स भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो दो चार्जेस के बीच में, है ना, दो चार्जेस के बीच में जो भी अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव फोर्स हो सकती है अट्रैक्टिव भी हो, कल को एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, अट्रैक्टिव फोर्स भी हो। आज रिपल्सिव फोर्स है तो क्या हुआ, आज रिपल्सिव फोर्स है तो क्या हुआ, कल अट्रैक्शन भी आएगी किसी ना किसी और के साथ, तब भी आप यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और K की वैल्यू क्या रहेगी, 9 इंटू 10 की पावर 9। कब तक, फ्री स्पेस तक। कब तक, फ्री स्पेस तक। जब तक फ्री स्पेस मानेंगे, वैक्यूम मानेंगे, एयर में भी चल जाता है वैसे, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपेसिटेंस के लिए डिफाइन कर रखा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मैं इसको आपको मीडियम के लिए समझाता हूं, ठीक है, इसको मीडियम के लिए समझाता हूं, या साइड में समझते हैं, उसके बाद इसको कैपेसिटेंस के लिए भी समझेंगे बाद में, ठीक है ना। देखो ऐसा है कि अगर आपने मीडियम को फ्री स्पेस रखा है, इधर देखना बस, ऊपर मत देखना यहां। अगर आपने मीडियम को क्या रखा है, फ्री स्पेस रखा है, फ्री स्पेस है, ठीक है, तब तो आप यूज करोगे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर आप कोई ना कोई मीडियम ले आए हो, फ्री स्पेस नहीं है, मान लो कोई मीडियम आप ले आए,
है ना। तो हर मीडियम का ना अपना एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, हर मीडियम का अपना एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि इस बात पर डिपेंड करता है कि इनके मॉलिक्यूल्स की आपस में होल्डिंग कितनी तगड़ी है, कितनी तगड़ी होल्डिंग को ये देख सकते हैं। मतलब जितना ज्यादा के होगा उतनी अच्छी होल्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है ना, उतनी मॉलिक्यूल्स की, जो आपस में मॉलिक्यूल्स है, जो डायपोल्स बने हुए हैं एयर के अंदर, जो डायपोल बने हुए हैं उनको होल्ड करने का कितना तगड़ा दम है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो कोई और मीडियम आएगा अगर, है ना, फ्री स्पेस नहीं आया, मान लो कोई मीडियम आ गया, कोई मीडियम आ गया, ठीक है ना, तो आप पता क्या करोगे, आप एप्सिलॉन नॉट को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये के कैपिटल के है बेटा, इसी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी का नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ दी होगी, 4 5 6 7, ठीक है ना। इसे रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, दूसरा नाम है इसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी बोलो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो, बात एक ही है, बस आपने उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करना है। तो आप समझ सकते हो आपका जो फोर्स का फॉर्मूला है अब वो चेंज होने वाला है। देखो जी, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, और के क्या था, के तो था सर हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। पर ये फॉर्मूला तो सर फ्री स्पेस के लिए था, ये फॉर्मूला तो सर फ्री स्पेस के लिए था, लेकिन अब तो सर आपने कुछ मीडियम ले आया यहां पर, अब तो आप सर यहां कुछ मीडियम ले आए, हाँ भाई मैं मीडियम ले आया। अब अगर मैं मीडियम ले आया हूं तो आप बस यहां एप्सिलॉन नॉट के साथ ना के मल्टीप्लाई कर दोगे, और वो के ये वाला के नहीं है, ये के तो कूलम्स कांस्टेंट है, आप यहां पर मल्टीप्लाई करोगे कैपिटल के, विच इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, विच इज रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, वो आप यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स का, वो अब कुछ एफ डैश हो जाएगा। अब एफ तो नहीं रहेगा ना, अब फोर्स तो नहीं रही ना, बीच में कुछ मीडियम आ गया, तो अब जो फॉर्मूला होगा वो कुछ नया फॉर्मूला नहीं, कोई नई फोर्स निकलेगी तो वो एफ डैश लिखेंगे, है ना। तो वो लिखा जाएगा 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कि जो भी आपकी पुरानी फोर्स थी, जो भी आपकी पुरानी फोर्स थी वो बस सिर्फ एक के से डिवाइड हुई है, बाकी सब देखो वैसा का वैसा ही है, आप चेक कर लो, बाकी सब वैसे का वैसे ही है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये पूरा वैसा ही है ना, सिर्फ एक के जो है वो एक्स्ट्रा आया है, सिर्फ एक के जो है वो क्या आया, एक्स्ट्रा आया। तो आपने क्या करना है, इसी वाली फोर्स को ना, इसी वाली फोर्स को आप बस क्या कर दो, के से डिवाइड कर दो। कौन सा के है ये, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो यहां लिखा हुआ है, उससे आप इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपको एफ डैश मिल जाएगा, एफ डैश का मतलब न्यू फोर्स मिल जाएगी, ठीक है ना, ये आपकी न्यू फोर्स है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये आपकी ओल्ड फोर्स है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिसको आप रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो मेरा आपसे सवाल ये, अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर गए हो तो आप अपने आप से पूछो इस बात को, आप अपने आप से पूछो इस बात को, और मुझे बताना कि सर मीडियम ऐड करना, चार्जेस को किसी मीडियम में रखना से फोर्स घट जाती है कि बढ़ जाती है, क्या आंसर होगा इसका, बताओ जरा नीचे कमेंट में, क्या आंसर होगा इसका। अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला कोई मीडियम ले आए, है ना, तो जो नई फोर्स है वो घट गई, पुरानी फोर्स है कि बढ़ गई, भाई दिख रहा है घट गई, दिख रहा है घट गई। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 5.85 ऐसी वैल्यू होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ठीक है ना भाई। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो इस ओवरऑल वैल्यू को कम करेगी, यानी जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। ये फोर्स होगी ये क्या हो जाएगी, ये घट जाएगी अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले आए तो मीडियम लाना, मीडियम लाना मतलब फोर्स घटाना, है ना, मीडियम लाना मतलब फोर्स घटाना, तो ये बात आप समझ लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो ऐसा है भैया, एक फील्ड थ्योरी ये कहती है, एक फील्ड थ्योरी है वो ये कहती है कि भाई जितनी भी वेक्टर फील्ड्स है ना ये सारी के सारी फोर्स प्रोड्यूस करती हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। तो इस तरह की जो फील्ड्स हैं, वेक्टर फील्ड्स हैं, ये वेक्टर फोर्सेस को वो फोर्स तो होती वेक्टर है ना, तो ये जो फील्ड्स हैं सारी वेक्टर फील्ड्स कहलाती हैं, ठीक है ना, जो क्या करती हैं अपनी इंटेंसिटी के हिसाब से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कोई ना कोई फोर्स को जनरेट करके देती हैं। ओके, इसे बोलते हैं, यहां पर इसे बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए जो फील्ड बनती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए जो हमने कूलम्स फोर्स पढ़ी है ये इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो है,
जो कूलम्स फोर्स पड़ी है वो किसके बीच में, चार्जेस के बीच में है ना। तो चार्जेस के बीच वाली जो ये फोर्स क्रिएट हुई है ना, बोला है फोर्स क्यों क्रिएट हुई है, बोला इसलिए क्रिएट हुई है क्योंकि फील्ड है। चार्ज की एक अपनी फील्ड है, चार्ज का एक अपना दायरा है, उस दायरे में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो पिटेगा भाई। कोई दूसरा चार्ज आ गया उसी वाली सेहत का, उसी वाले साइन का, तो पिटेगा, दूर भागेगा, और रिपल्शन हो जाएगी उस पर, है कि नहीं। तो भाई मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है ना, और इसका दायरा यहां तक फैला हुआ है, यहां तक इसका दायरा फैला हुआ, और इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज और आ गया, ये और आ गया, ये क्या करेगा, बोलेगा भाग यहां से निकल। इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, हाँ कि ना। तो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई या नहीं लगाई, लगाई सर। क्यों लगाई, क्योंकि इसके दायरे में आ गया, क्योंकि इसकी फील्ड में आ गया। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्टेंस टू डिस्टेंस वेरी करेगी। यहां फील्ड ज्यादा होगी और फील्ड आगे कम होगी, और फील्ड आगे कम होगी, फील्ड कम होगी तो फोर्स भी कम होगी। सोचो ये चार्ज चलता चलता यहां तक आ जाता, यहां पर मैं ला करके कोई चार्ज को रख देता, तब क्या होता, तब ये जोर से भागता वहां, या फोर्स जो लगती ज्यादा लगती, यहां फोर्स फिर भी क्या लगेगी, कम लगेगी, और यहां लाया तो यहां फोर्स और कम लगेगी। बात समझ रहे हो, क्योंकि वहां फील्ड कम है, फील्ड कम तो फोर्स कम, फील्ड ज्यादा तो फोर्स ज्यादा। बात समझ में आई। डिस्टेंस के हिसाब से वेरी करेगा, डिस्टेंस के हिसाब से वेरी करेगा कितनी फील्ड होगी, वो पढ़ लेंगे अभी हम। पढ़ते हैं भाई, पहले तो डेफिनेशन देख लो इसकी क्या है। इट इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड द चार्ज विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज। ये एक दायरा होता है। इट इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड द चार्ज। चार्ज के अराउंड क्या है, स्पेस है। चार्ज के अराउंड क्या है, स्पेस है। इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, अट्रैक्शन भी या रिपल्शन भी कोई भी लग सकती है ना। नेगेटिव आएगा तो रिपल्शन लगेगी। मान लो मैं यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज को ले आऊं, मान लो मैं यहां कोई नेगेटिव चार्ज ले आऊं, क्या होगा, पास आ जाएगा, पास आ जाएगा। मैं और पास ले आया तो और तेजी से पास आएगा। इतना पास लेके आया तो थोड़ा सा पास है, मतलब यहां से सरकने की, यहां से धीरे धीरे सरकेगा, यहां से और थोड़ा तेज चलेगा, यहां से एकदम से तेज सरक जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, ये बात है। ये दायरे पे डिपेंड करता है ये तो, ठीक है। बढ़े आगे। तो ये भैया इसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक कॉन्सेप्ट है। फाइंड क्या करा जाता है, फाइंड करा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, जिसको ई से डिनोट करते हैं, ई से, ठीक है। ये दिखेगा नहीं आपको रंग, मतलब आंखों में लगता है वाला रंग, तो ये वाला लगता है, ठीक है ना। ई से, ई वेक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है उस पॉइंट पर, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये कैसे डिफाइन किया जाता है, ये ऐसे डिफाइन किया जाता है, ये ऐसे डिफाइन किया जाता है कि भैया क्या करो आप, मान लो ये आपके पास चार्ज है Q, ये आपके पास चार्ज है Q, ठीक है ना। आप क्या करो, आप एक छोटा सा चार्ज लेकर के आओ, एक छोटा सा चार्ज लेके आओ, स्मॉल q, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की फोर्स देखो, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि इसकी फोर्स इस पे देखो। सर इसकी फोर्स इस पे देखेंगे तो ऐसे लगेगी, सही बात है बेटा, ऐसे लगेगी, बिल्कुल ठीक बात है। कह रहा है ये फोर्स निकालो, निकाल लेते हैं भाई, निकाल लेते हैं। क्या होगी, के Q1 Q2 बाय आर, है ना, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, ठीक है ना। तो फोर्स कैसे लिखी जाएगी, के स्मॉल के है वैसे ये, है ना, कूलम्स कांस्टेंट, स्मॉल के, Q1 हो जाएगा कैपिटल Q, Q2 हो जाएगा स्मॉल q, और अपॉन में डिस्टेंस कितना, अपॉन में डिस्टेंस है आर स्क्वायर। बोल रहा है ये फोर्स होगी, फोर्स तो निकल गई, अब क्या करूं, फोर्स तो निकल गई, अब क्या करूं। कह रहा है इसी फोर्स को ना इसी चार्ज से डिवाइड कर दो, इसी फोर्स को इसी चार्ज से डिवाइड कर दो। ये देखो, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, 1 कूलम चार्ज, यानी इसका चार्ज आप क्या मानो, आप इसका चार्ज 1 कूलम मानो पर यूनिट चार्ज। क्या मतलब है, यूनिट चार्ज का क्या मतलब होता है, पर का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना है, किसको, फोर्स को, किससे, चार्ज से, और 1 कूलम के चार्ज से, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, F को Q से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। प्लेस दैट पॉइंट, और आपको क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां है, ये रही। पुट करते हैं के बड़ा Q छोटा Q अपॉन आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, एक और छोटा Q से Q कट गया। जिस भी डिस्टेंस पर आपने देखना है वहां पर ला करके छोटा चार्ज रखो, छोटे चार्ज को फिर भूल जाओ। उस चार्ज का हमने फायदा उठाना है और उससे कोई हमदर्दी नहीं रखनी, और उसको भूल जाना, उसके बाद उसको डिवाइड कर देना। वहां देखो कटा हुआ, वो कटा पड़ा, वो
ऐसे ही करना उसके साथ, ठीक है ना, ऐसे ही करना, मतलब ही बनना है ना। अपने मतलब से चार्ज को लेके आए, फोर्स देखी और चार्ज को उड़ा दिया हमेशा के लिए। जो बच गया वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो बच गया वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या क्या बच गया बेटा? बच गया के, स्मॉल वाला, है ना, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। अभी देखा था ना, कूलम्स कांस्टेंट नाम है इसका, है ना, स्मॉल के कैपिटल क्यू, माने ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज जिसका नाम है सोर्स चार्ज, इसे क्या नाम देते हैं? सोर्स चार्ज। इसे नाम देते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। तो सोर्स चार्ज ही ऊपर रखना है आपने, है ना, और नीचे रखना डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पर देख रहे हैं? तो भाई इतने डिस्टेंस पर देख रहे हैं, आर डिस्टेंस पर देख रहे हैं, और नीचे रखना है आर स्क्वायर। हो गया भाई, हो गया भाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी चार्ज की, किसी भी पॉइंट चार्ज की। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वो जो निकला है वो मैग्नीट्यूड निकला है ना। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो आप ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड के है, क्यू है, अपॉन आर स्क्वायर है ना। तो एक क्या करो, क्या करो, नीचे एक आर से कर दो, नीचे एक आर से कर दो मल्टीप्लाई, और ऊपर आर वेक्टर लिख लो, ऊपर आर वेक्टर और नीचे आर का मैग्नीट्यूड। तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू स्मॉल के क्यू आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म है इसकी। कोई नहीं पूछेगा वैसे आपसे, ये कोई नहीं पूछने वाला आपसे। आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, ठीक है ना। तो देखो ऐसा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फायदा क्या पूछ रहा है आपसे। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है फायदा, उसका रोल बताओ क्या है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है रोल क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा रोल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से ना आप फोर्स भी पता कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से आप फोर्स भी पता कर सकते हो। जैसे जैसे मान लीजिए इस रीजन के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा हूं, ठीक है ना। मान लीजिए इस रीजन में कोई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास कोई चार्ज है, आपके पास कोई चार्ज है ना, जो कि चार्ज क्या है? Q1 या Q मान लेते हैं, Q चार्ज है कोई, ठीक है। आप पता क्या करो, आप यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लो बस। आप यहां पे क्या पता कर लो? इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता चल जाएगा कि इस चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी, समझ गए? आपको F मिल जाएगा, आपको यहां का F यानी फोर्स मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी भाई? कैसे मिल जाएगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स अपॉन चार्ज। चार्ज आएगा ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, F आएगा QE। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई ये फॉर्मूला, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई ये फॉर्मूला। ये जो फोर्स आई है ना, Q टाइम्स E, Q मल्टीप्लाई बाय E। आपको यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता है, कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो यहाँ पर 3 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन कूलम, न्यूटन पर कुछ भी है, ठीक है ना। जो भी आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, उसको आपने इसके चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना, आपको यहाँ पे फोर्स मिल जाएगी। इतना आसान है, इतना आसान है देखो। और ये बहुत काम आता है, F इज इक्वल टू QE। बड़े काम की फोर्स है ये, ठीक है। ये आगे जाके काम आएगी, मैग्नेटिज्म में भी इसको यूज करेंगे हम कई कई जगह पर, ठीक है। तो इसको नोट जरूर करना आप। फोर्स जो होती है किसी भी चार्ज पर, वो होती है Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज मैंने अभी अभी दिखा दिया आपको। ये जो मैंने निकाला है ये पॉइंट चार्ज के लिए ही निकाला है ना। तो KQ बाय आर स्क्वायर, ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल के सोर्स चार्ज अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। कोई भी आपको चार्ज दे रखा है, ठीक है, कोई भी आपको चार्ज दे रखा है जो कि कैपिटल Q है, ठीक है। उससे आपने किसी आर डिस्टेंस पर, उससे आपने किसी आर डिस्टेंस पर, यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है अगर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है अगर, यहां कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये वाली, ये अगर आपको पता करनी है, ठीक है, तो ये यूज कर लो, खत्म, ये यूज कर लो आप, है ना। ये आपका आर वेक्टर होगा, इसको आप आर वेक्टर कहते हो, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, इसका नाम आर वेक्टर है। और ई वेक्टर जो होगा वो आर वेक्टर की ही दिशा में होगा, ये बात आप ध्यान रखना। ई वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर रेडियस वेक्टर के ही डायरेक्शन में होगा, यानी इसलिए तो मैं ऐसे लिखवा रहा था इसको, इसलिए तो मैं इसको ऐसे लिख रहा था, आप इससे चेक कर लो। ई वेक्टर आर वेक्टर कहीं पे भी माइनस नहीं आया, यहां भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव, यानी इसी की दिशा में आगे बढ़ रहा है ना। ई एंड आर वेक्टर्स आर पैरेलल, है ना, या क्या बोलेंगे, कोलिनियर, एक ही लाइन पे है ना, एक ही लाइन पे है, तो सेम डायरेक्शन होती है इनकी,
ठीक है, सेम डायरेक्शन होती है। अब नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइन क्या होती है भाई? देखो ऐसा है, ऐसा है कि फील्ड लाइन को इसलिए अज्यूम किया जाता है, फील्ड लाइन को इसलिए समझा जाता है, समझने की जरूरत है कि उसी लाइन पर ना फोर्स लगती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन पे ही क्या लगती है? फोर्स लगती है, इसलिए उसको समझना सही रहता है, मस्त रहता है, इसलिए समझना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है ना? अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो आप जानते हो कि भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट करेगा वो ऐसे करेगा, यहां जो क्रिएट करेगा वो ऐसे करेगा, यहां जो क्रिएट करेगा वो ऐसे करेगा, यहां जो क्रिएट करेगा वो ऐसे करेगा। मतलब क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? इसी डायरेक्शन के अंदर फील्ड लगा रहा है, इसी डायरेक्शन के अंदर फील्ड लगा रहा है, और इसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगेगी। मान लो यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ है Q, यहां कोई चार्ज रखा हुआ है Q, यहां कोई चार्ज रखा हुआ है Q, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगी वो क्या लगेगी? QE। यहां जो लगी क्या लगेगी? QE। यहां भी क्या फोर्स लगेगी? Q टाइम्स E, है कि नहीं? यही फोर्स होगी ना भाई, यही फोर्स होगी ना भाई। तो फोर्स की ही दिशा और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा सेम है कि नहीं? फोर्स की ही दिशा F इज इक्वल टू QE, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और फोर्स वेक्टर दिशा सेम, डायरेक्शन सेम, सेम ही डायरेक्शन में लगेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड से समझना थोड़ा सा आसान होता है, ताकि आपको फोर्स की डायरेक्शन खुद ब खुद मिल जाए, अपने आप ही मिल जाए। देखो पढ़ लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is a path straight or curved in electric field such that the tangent to it any point gives the direction of electric field intensity at that point। मान लीजिए अब कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, अभी बता दूंगा मैं कहां कहां होती है। मान लो कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ऐसी ऐसी ऐसी, बस इतना ही दिखाता हूं, ऐसी है, ठीक है ना? और आपने यहां पर ला करके कोई चार्ज को रखा, यहां पर लाके कोई चार्ज को रखा, प्लस क्यू चार्ज को रखा। मुझे एक बात बताओ, ये जो प्लस चार्ज है ये क्या करेगा? ये ऐसे फोर्स लगाएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है क्या करेगा? अपनी तरफ बुलाएगा, है ना? ये पॉजिटिव चार्ज उधर धक्का मारेगा, नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ बुलाएगा। दोनों का वेक्टर सम अगर हम निकालें तो ये दिशा आ रही है कि नहीं आ रही? और ये जो दिशा है ये टेंजेंट है, ये जो दिशा है ये टेंजेंट है। अब बात को समझे आप कि जो भी नेट फोर्स होगी उसको निकालने का क्या तरीका है? आपने इस कर्व पर टेंजेंट डालना है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है? कर्व पर टेंजेंट डालना है। जैसे मान लो अब यहां पर चार्ज है, इधर चार्ज है, इधर चार्ज है मान लो, और इधर मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। नेगेटिव वाला नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, है ना? यहां जो टेंजेंट बनेगा वो कुछ ऐसा ही बनेगा, है ना? कुछ इस तरह का टेंजेंट बनेगा। तो कुछ इस तरफ से ही क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। कुछ ऐसे इस पर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। बात समझ में आई ना? तो टेंजेंट डालने से क्या मिल जाती है? फोर्स मिल जाती है अपने को, फोर्स की डायरेक्शन मिल जाती है अपने को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इज अ पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड। स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है। देखो यहां स्ट्रेट है, यहां कर्व है ना? इन इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट इट टेंजेंट्स टू एनी पॉइंट। टेंजेंट जब भी आप डालोगे तो वो क्या देगा? डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और फोर्स का भी, दोनों का। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। हम ऐसा मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर निकलती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है, क्योंकि दोनों के नेचर अलग अलग हैं, दोनों पर फोर्स लगने के तरीके अलग अलग हैं। तो इसलिए फील्ड की डायरेक्शन भी क्या मानते हैं? अलग अलग मानते हैं। यहां मानते हैं कि जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, बाहर की तरफ। ठीक है, यहां जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, चार्ज की तरफ। ठीक है ना? और फोर्स भी ऐसी समझ में आएगी आपको। आप यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखो, क्योंकि पॉजिटिव से ही समझना आसान रहता है ना? नेगेटिव तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। पॉजिटिव को रखते हैं और पॉजिटिव इसकी तरफ चलने लगता है। यहां पॉजिटिव को रखूं तो क्या होगा? ऐसे चलने लगेगा। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलता है, यानी टेस्ट चार्ज, जिसको हमने टेस्ट चार्ज बोला था, छोटा सा चार्ज, टेस्ट चार्ज, जिस डायरेक्शन में वो चलता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हमने क्या कर लिया? अज्यूम कर लिया भाई, अज्यूम कर लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के नमूने हैं ये। और देखो ये देखो जरा, ये ए पार्ट जो है ये पॉजिटिव चार्ज है। कैसे पता चला पॉजिटिव चार्ज है? भाई अवे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाए तो समझ जाना बीच में कौन है? बीच में कोई प्लस चार्ज है, बीच में कोई प्लस चार्ज है, बीच में कोई प्लस चार्ज। और टुवर्ड्स आ रही हो, ये देखो तरफ आ रही है, तरफ आ रही है, तरफ आ रही है, तरफ आ रही है, तो बीच में कौन है? बीच में कोई नेगेटिव चार्ज है ना? बीच में कोई
कोई नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आपको ऐसे पता चल जाएगा। अच्छा, इसमें और इसमें फर्क क्या है, बी में और सी में फर्क क्या है, कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखो, बी और सी में फर्क क्या है। बच्चा बोलेगा सी में लाइनें ज्यादा है, वही तो पूछ रहा हूं, ज्यादा क्यों है, बी में भी लाइनें दिख रही हैं, सी में भी लाइनें दिख रही है, सी में ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि भाई इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है ना। यहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड, यहां पर जो चार्ज है वो ज्यादा है, यहां जो चार्ज है वो कम है इसके मुकाबले। और इन दोनों पर चार्ज क्या है, इन दोनों पर चार्ज सेम है। देखो उतनी लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 7, यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 8 16, 16 लाइनें हैं, देख रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहां का जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है इसके मैग्नीट्यूड से, इसलिए लाइंस की कंसंट्रेशन भी ज्यादा है, समझ गए ना। जहां लाइंस ज्यादा कंसंट्रेटेड होंगी समझ जाना वहां ज्यादा मैग्नीट्यूड है, वहां ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ को भी बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी एक खूबसूरत रिप्रेजेंटेशन है, ऐसी एक सुंदर रिप्रेजेंटेशन है जिससे हमको बहुत कुछ पता चलता है ना, जिससे हमको बहुत कुछ पता। ये आप सिग्निफिकेंस देख रहे हो कि क्या ही नीड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो लाइंस की ये सारी नीड्स हैं, ठीक है ना, ये सारी सिग्निफिकेंस है जो पूरी हो रही है। ये देखो जी कितना सुंदर सुंदर पैटर्न बना हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। देखो पहले केस में क्या हो रहा है, जो सबसे टॉप लेफ्ट है, नाम मैं देता हूं ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, एक एक करके डिस्कस करते हैं सबको। पहले वाले का देखो क्या सीन है, मैं साइड हो जाता, पहले वाला देखो क्या सीन है। पहले वाले में देखो दोनों ही प्लस चार्ज है, पहले तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों में से ही फील्ड आउटवर्ड निकल रही है। देखो चेक करो आप, चेक करो आप, फील्ड दोनों में से बाहर निकल रही है, यहां से भी फील्ड बाहर है, यहां से भी फील्ड बाहर है, ऐसे 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 ऐसे, यहां से भी फील्ड बाहर है, यहां से भी फील्ड बाहर है, ठीक है ना। दोनों पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड बाहर निकल रही है। यहां देखो नेगेटिव नेगेटिव है, टुवर्ड्स घुस रही है, अंदर घुस रही है, अंदर घुस रही है, दोनों की तरफ टुवर्ड्स है, यहां से भी अंदर है, यहां से, दोनों नेगेटिव है। यहां देखो जी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और यहां देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब फर्क देखो सब में क्या है, सब में फर्क देखो क्या है। पहले वाले में फर्क ये है कि पॉजिटिव पॉजिटिव है मान गए, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव है मान गए, लेकिन Q2 बड़ा है Q1 से, ज्यादा लाइनें देखो, ज्यादा लाइनें हैं देखिए, और यहां कम लाइनें हैं देखिए, है ना। इसका मतलब Q2 जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है Q1 से। उधर भी देखो Q2 ज्यादा स्ट्रांग है Q1 से, यहां पर भी Q2 ज्यादा स्ट्रांग है Q1 से, यहां पर भी Q2 ज्यादा स्ट्रांग है Q1 से, है ना। लेकिन यहां पर लाइनों का आप कंसंट्रेशन देखो कैसा है, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में चली गई, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव अपनी तरफ खींचता है और पॉजिटिव अपने से दूर निकालता है। चेक कर लो, पॉजिटिव दूर निकालता है और नेगेटिव अपनी तरफ खींचता है, यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है ना। पॉजिटिव दूर निकाल रहा है और नेगेटिव खींच रहा है ना। यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है, देखो पॉजिटिव दूर निकाल रहा है, नेगेटिव खींच रहा है, तो ऐसा होता है ना। प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भाई। कंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं ये, ठीक है। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी एंड एट नेगेटिवली चार्ज बॉडी। नेगेटिव में खत्म हो जाएंगे, पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव में खत्म हो जाएंगे, पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। दे फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज लूप्स, दे फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज लूप्स बनाते हैं। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर। देखो कंडक्टर के अंदर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, ठीक है, ध्यान रखना इसको। कोई भी कंडक्टर हो, चार्ज सारा सरफेस पे रहता है, उसके चार्ज उसका सारा सरफेस पे रहता है। दिस इज फॉर द कंडक्टर्स, ठीक है, दिस फॉर द कंडक्टर्स। तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, कैन नॉट, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगी अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, मान लो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जहां कर रही होंगी वहां से ही आपने क्या करना है, रिजल्टेंट निकाल देना है। तो इसका मतलब वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां कहीं थी, है ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर कहीं थी, इधर तो थी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसलिए कभी काटेंगे नहीं, इसलिए कभी काटेंगे नहीं एक दूसरे को। टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, ये आप जानते हो भैया, आपको डायरेक्शन मिल जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फोर्स की, दोनों की। इलेक्ट्रिक लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस टू द कंडक्टर। देखो जब भी कंडक्टर के सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, बाहर तो होगी अंदर नहीं होगी, तो बाहर ऐसे निकलेगी, ऐसे 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 ऐसे, हमेशा 90 पे, 90 90 90 90, ये 90 नहीं है भाई, कोई नहीं, ऐसे, ये भी 90 नहीं है, कोई बात नहीं, 90 90 90, है ना, सबके सब 90 पे निकलेंगे, हमेशा ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बात आती है पोटेंशियल की। पोटेंशियल क्या चीज होती है भाई, देखो ऐसा है कि मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज पहले से रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज है पहले से कोई रखा हुआ, सोर्स चार्ज, ठीक है ना, उसका एक अपना दायरा है, उसका एक अपना दायरा है। उस दायरे के अंदर आपने क्या किया, उस, अब ध्यान से समझना, उस दायरे के अंदर आपने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज लेकर के आ रहे हो,
मुझे एक बात बताओ, क्या पॉजिटिव चार्ज अपने आप चल के आ जाएगा? क्या पॉजिटिव चार्ज अपने आप चल के आ जाएगा इसके पास? मेरा भाई ऐसे करता हुआ आएगा क्या? नहीं आएगा, है ना, नहीं आएगा। वो कहेगा अरे नहीं नहीं मुझे नहीं आना भाई, मुझे नहीं आना, रिपल्शन है, मारेगा ये तो मेरे को, सोर्स चार्ज है तो इसको मारेगा, है कि नहीं? भगा देगा, बोलेगा भाग निकल यहां से, मेरे दायरे से बाहर निकल चल, है ना। तो इसका दायरा कहां तक होता है, पहले तो आप ये समझो, इसका दायरा होता है इंफिनिटी तक, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन को आप इंफिनिटी समझ लो, इस लाइन को आप क्या समझ लो? इंफिनिटी समझ लो। अब इस इंफिनिटी लाइन को ये क्रॉस कर गया है ना, तो ये क्या करेगा? भगा देगा, चलेगा बाहर निकल। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा पता है? हमको लगाना पड़ेगा फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, खुद लाना पड़ेगा, इसको खुद खींच के लाना पड़ेगा। लेकिन ये क्या लगा रहा होगा? ये लगा रहा होगा, ये लगा रहा होगा रिपल्सिव फोर्स, ये लग रही है इलेक्ट्रिक फोर्स ई, है ना, कूलम्स फोर्स जिसका नाम है, वो लग रही है, और ये हम लगा रहे हैं, ये अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है, ठीक है ना। हम इसको लाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं, धीरे धीरे काट काट के इसको हर बार काट देते हैं, फिर आती है पास, फिर लगती है, फिर लगती है इधर अप्लाइड, इधर इलेक्ट्रिक, फिर काट देते हैं, फिर हम और पास ला रहे हैं, इधर लगती है अप्लाइड, इधर लगती है इलेक्ट्रिक, हम फिर काट देते हैं। ऐसे करते करते पास लेके आ रहे हैं, और पास लाते लाते मान लीजिए हमने इस पॉइंट पर ला करके उसको छोड़ दिया, इस पी पॉइंट पर ला करके हमने इस चार्ज को क्या कर दिया? छोड़ दिया, ठीक है ना, प्लस क्यू, ठीक है, ला करके हमने छोड़ दिया। हमने जो अब तक किया वो क्या किया? हमने अब तक इसको धीरे 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 बिना एक्सेलरेट करवाए सेम वेलोसिटी से लाते गए, लाते गए, लाते गए, लाते गए, लाते गए, है ना, सेम वेलोसिटी से लाते चले गए, लाते चले गए, लाते चले गए, ठीक है ना। ऐसा करने से हुआ क्या? ऐसा करने से हमने कुछ ना कुछ वर्क डन किया, और वो वर्क डन हमने जो किया है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट किया है। हमने जो ये वर्क डन किया है ये इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट किया है, और जब कभी भी इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन होता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर होता है। किसमें स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर होता है, ठीक है ना। तो हमने जो वर्क डन किया है वो क्या है? आओ देखते हैं, आओ देखते हैं हमने जो वर्क डन किया है वो क्या है। जो वर्क डन हमने किया है, जो वर्क डन हमने किया है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी एक्स ऐसे लिखा जाता है ना। और इन्फिनिटी से लेकर के किसी आर डिस्टेंस तक उसको क्या करते हैं, है ना, आर डिस्टेंस तक क्या करते हैं? उसको इंटीग्रेट करते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो इंटीग्रेट करके हमारी पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आती है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, वो आती है के Q1 Q2 बाय आर। याद करनी है आपको, आपको याद करनी है ये, ठीक है। मैं पूरा करके नहीं दिखा रहा इंटीग्रेशन को, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू आती है, दिस वैल्यू इज ईपीई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या है ये? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो वर्क डन करते हैं वही तो एनर्जी में स्टोर हो रहा है। जो वर्क डन कर रहा हूं मैं, इसको यहां से यहां लाने में वही तो एनर्जी में स्टोर हो गया। तो जो एनर्जी में स्टोर हुआ वो एनर्जी ये है, इसको इंटीग्रेट करके निकल के आता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, आर के Q1 Q2 बाय आर। Q1 कौन है? ये है ना। अब इसको अपने हिसाब से अगर हम लिखें, अपने हिसाब से लिखे तो क्या लिखेंगे? U इज इक्वल टू, U मतलब पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू स्मॉल के, यानी 9 इंटू 10 की पावर 9, है ना। पॉजिटिव Q जो ये वाला है अपना, है ना, और ये जो Q हम लेकर के आए वो भी वो पॉजिटिव स्मॉल Q, अपॉन में डिस्टेंस कितना है? R। बस हो गया, हो गया, हो गया। ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब सर पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी तो ठीक है, अपने को समझ में आ गई कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी, इस सिस्टम में कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी, है ना। और वो एनर्जी क्या होगी? वो होगी के Q1 Q2 बाय आर, के Q1 Q2 बाय आर। सर पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल इज नथिंग बट दिस एनर्जी डिवाइडेड बाय दिस चार्ज। पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन चार्ज। जिस चार्ज को लेके आए हैं ना, उसके लिए वोल्टेज कैसे डिफाइन होता है? 1 यूनिट के लिए डिफाइन होता है। यानी आप चार्ज को एक कूलम मान लो, आप इसको 1 कूलम मान लो, ठीक है ना। यानी आप क्या करोगे? जो वर्क डन है यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है, V इज U ओवर Q, और U कितना था? U था K, है ना, बड़ा Q छोटा Q, ऐसी था ना, बड़ा Q छोटा Q अपॉन R, और ये वाला Q भी है साथ में, तो Q से Q कट गया, तो आपकी जो पोटेंशियल निकल के आ गया वो क्या आ गया? के Q बाय आर, के Q बाय आर। दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल। तो ये भी पोटेंशियल है ना। और कभी कभी यहां पर वर्क डन भी लिख दिया जाता है, तो वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना। बैटरी के लिए लिखते हैं इसको, ये बैटरी की वोल्टेज है, बैटरी का वर्क डन, और कितना चार्ज उसने घुमाया है सर्किट के अंदर, ठीक है। ये आपने 10th में देखा होगा जरूर।
ये क्लास 10th के अंदर आपने देखा होगा, है ना, ये 12th में देखा होगा आपने, और ये भी 12th में देखा होगा आपने। 12th में नहीं देखा तो अभी तो देख ही रहे हो आप, ठीक है। क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी को पर यूनिट चार्ज कर दिया। जैसे जैसे याद करो, याद करो हम क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, हमने फोर्स निकाली थी के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, या फिर के बड़ा Q छोटा Q बाय आर स्क्वायर। ये फोर्स हमने निकाली दो चार्जेस के बीच में, और इस फोर्स को ही हमने क्या कर दिया था, स्मॉल q से डिवाइड कर दिया, तो अपने को क्या मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, है ना। तो Q बड़ा Q छोटा Q बाय आर स्क्वायर, और इनटू में एक और Q है, Q से Q कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आ गई, वो आ गई स्मॉल के बड़ा Q अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल के बड़ा Q अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे ये भी आ गया स्मॉल के Q बाय आर, क्योंकि यहां पर क्या था, के Q1 Q2 बाय आर, इसलिए क्या आ गया, के Q बाय आर। अब आपके पास चार फॉर्मूले यहां आपको दिख रहे हैं, चमकते हुए दिखने चाहिए आपको, तो इसको चमका दिया जाए, थोड़ा सा, थोड़ा चमका दिया जाए, है ना। एक फॉर्मूला रह गया, वो लिख लेता हूं, अपना पोटेंशियल एनर्जी वाला ना, ये U इज इक्वल टू, है ना, वैसे लिख तो दिया है मैंने, फिर भी साइड में यहां लिख देता हूं, U इज इक्वल टू के बड़ा Q छोटा Q बाय आर, है ना। अब इसको चमकाते हैं जरा, potential energy between the two charges, potential of a charge at a distance r, force between two charges, electric force between two charges, ठीक है ना, electric field due to a charge at a distance r, ठीक है। ये चार फॉर्मूले चमकने चाहिए, ये चार फॉर्मूले चमकने चाहिए, ठीक है ना, ये चार फॉर्मूले चमकने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। अब ऐसा भैया, एक पॉइंट का पोटेंशियल अगर हाई है, क्योंकि उसको चार्ज को वहां तक लाने में ज्यादा वर्क डन करना पड़ा होगा, थोड़ा पीछे तक लाने में कम वर्क डन करना पड़ा होगा, जैसे ये, जैसे ये देखो, अगर मैं कंपेयर करूं यहां पर इन दो पॉइंट्स को, एक पॉइंट मान लेता हूं ये वाला, इस पॉइंट का नाम रखता हूं B, और एक पॉइंट मान लेता हूं ये वाला, इस पॉइंट का नाम रखता हूं A। मुझे एक बात बताओ, चार्ज को इंफिनिटी से A लाने में ज्यादा काम करना पड़ा होगा या इंफिनिटी से B लाने में ज्यादा काम करना पड़ा होगा, बताओ जी, बताओ जी। A पर लाने में ज्यादा वर्क डन कि B पर लाने में, तो आपका आंसर होगा भैया A पर लाने में ज्यादा वर्क डन करना पड़ा होगा। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि A का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है और B का जो पोटेंशियल है वो कम है, इनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसे बोलते हैं वोल्टेज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। इसी का नाम क्या है, इसी का नाम वोल्टेज है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल्टा वी, है ना, जो कि होगा VA माइनस VB, क्योंकि VA जो है वो हाइयर है, VB जो है वो लोअर है, ऐसे करके आप इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हो। VA जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल के Q बाय, है ना, RA, सही बात है ना भाई। या फिर आप इसको अभी ऐसे लिखो, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है ना, माइनस वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना। तो यहां पर कुछ वर्क डन A हुआ होगा, यहां पर कुछ वर्क डन B हुआ होगा, है ना, A तक लाने में A वाला वर्क डन, B तक लाने में B वाला वर्क डन, और यहां पर क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स जो कि अलग अलग पोटेंशियल पर हैं, उनके बीच का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात आती है। अब ये होता है dV बाई dr, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकल के आती है इससे, dV बाई dr माइनस का साइन। क्या मतलब है सर इसका, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब तो समझाओ सर, क्या मतलब है इसका, मतलब समझाते हैं आपको। देखो ये कह क्या रहा है पता है, ये कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, 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 ठीक है ना। आप इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हो, यहां पे थे A पे, यहां पे आए B पे, यहां पे आए C पे, यहां पे आए D पे, ऐसे आप आगे जाते जा रहे हो। ये आपका चार्ज है, प्लस Q चार्ज पहले आपने A पर रखा था, फिर उसको लेके B पे चले गए, फिर उसको लेके C पे चले गए, फिर उसको लेके D पे चले गए, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हो आप। आप एक बात बताओ, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की ही दिशा में चल रहे हो ना? अगर आप इस दिशा में चल रहे हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की ही दिशा में चल रहे हो ना? यस सर, हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चल रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही आगे आगे चलोगे तो पोटेंशियल घटता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये लिखा हुआ यहां पे, क्या बोला? जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की ही दिशा में चलोगे तो पोटेंशियल घटता है। dV बाई dr का क्या मतलब है? विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस में आगे बढ़ने से वोल्टेज घटेगी, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, पोटेंशियल घटेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस
रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के आगे बढ़ने से पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है कि वो घट रहा है। तो जिस जिस दिन आप इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलने लगे, है ना, तो पोटेंशियल क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप ये बात समझ रहे हो कि जो फील्ड बनी होगी, ये जो फील्ड बनी होगी किसी बड़े से क्यू चार्ज की वजह से बनी होगी, और आप उससे दूर जा रहे हो, किसी बड़े से क्यू चार्ज से आप क्या कर रहे हो, दूर जा रहे हो। तो दूर जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा ही ना। यहां देखो क्या हो रहा था, यहां देखो क्या हो रहा था, इस जगह पर, इस जगह पर देखो, यहां पोटेंशियल ज्यादा कि यहां ज्यादा, इस चार्ज से जितना दूर चलोगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है के क्यू बाय आर, है ना। हमारा फॉर्मूला कहां है, ये रहा हमारा फॉर्मूला के क्यू बाय आर। जितना ज्यादा आर बढ़ाएगा बेटा, उतना वी तो घटेगा ही ना। आप जितना ज्यादा दूर जाते जाओगे वोल्टेज तो घटेगी ना भाई, पोटेंशियल तो घटेगा ना। तो पोटेंशियल तो घट रहा है, पोटेंशियल तो घट रहा है। यही हो रहा है यहां पर भी, देखो यही हो रहा है यहां पर भी। यहां का पोटेंशियल कुछ और, यहां का उससे कम, यहां का उससे कम, यहां का उससे कम। तो फील्ड की ही दिशा में अगर आप चल पड़े, फील्ड की ही दिशा में अगर आप चल पड़े, तो पोटेंशियल का जो डिक्रीमेंट है, जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ डिस्टेंस, इट विल बी डिक्रीज्ड। क्या हो जाएगा, वो घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है वो, इसलिए मैंने इसको पहले से उसमें ले लिया। ठीक है ना, यूनिट आपको पता चल रहा होगा, वोल्टेज पर मीटर है, ऊपर वोल्ट्स है, नीचे मीटर है, वोल्ट्स पर मीटर। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। ठीक है ना, डीवी बाई डी आर को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। और वही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी। इलेक्ट्रिक फील्ड से ही ये डिफाइन हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिफाइन करने का ये तरीका है। नेक्स्ट आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, ये एक ऐसा पॉइंट, ये एक ऐसे पॉइंट्स को मिला करके सरफेस बनता है, लोकस कहते हैं इसको। शायद लोकस आप लोग समझते होंगे क्या होता है ना। मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसमें से जो फील्ड निकल रही है वो ऐसे निकल रही है, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसी निकलेगी ना भाई, सब तरफ, सब दिशाओं में ऐसे फील्ड निकलेगी, है ना। तो आप पता है क्या करो, आप यहां से भी आर डिस्टेंस चलो, एक पॉइंट को पकड़ लो, यहां से भी आर डिस्टेंस पे चलो, एक और पॉइंट को पकड़ लो, यहां से भी आर डिस्टेंस पर चलो, एक और पॉइंट को पकड़ लो, यहां से भी आर डिस्टेंस पर चलो, एक और पॉइंट को पकड़ लो, यहां से भी आर डिस्टेंस पर चलो, और एक और पॉइंट को पकड़ लो। अब इन सब पॉइंट्स को मिला दो, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्यों है सर इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि बेटा पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, है ना। और आप क्यू चार्ज से, ये जो आपका चार्ज है ये तो क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर देखोगे तो यही तो पोटेंशियल होगा। क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर यही पोटेंशियल, 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 क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर यही पोटेंशियल। यानी सब तरफ पोटेंशियल क्या है, सेम है। इस पूरे स्फेयर में, इस पूरे लोकस में जितने भी पॉइंट्स होंगे सबके सब इक्वी पोटेंशियल होंगे। फिर फायदा क्या हुआ सर इससे, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमको पता चल गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमको पता चल गया। अगर कोई एक चार्ज होगा तो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, अगर कोई एक पॉइंट चार्ज होगा तो उसके आसपास जो स्फेयर होगा वही इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर फील्ड ऐसी रही तो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रही तो आप तो जानते हो भैया, अगर इस दिशा में आगे बढ़े, इस दिशा में आगे बढ़े तो पोटेंशियल घटेगा, लेकिन भाई इस दिशा में चले तो वही रहेगा सर। तो यहां पर पोटेंशियल पूरे में सेम, यहां 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 पोटेंशियल, यानी ये कैसा मिलेगा, प्लेनर मिलेगा। ठीक है ना, प्लेनर मिलेगा। शेप क्या होगी, प्लेनर। यहां कैसी शेप होगी, स्फेरिकल। ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना, स्फेरिकल शेप होगी यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस की, और यहां प्लेनर होगी, प्लेन शीट्स जैसा होगा। बहुत सारी फील्ड निकल रही ना ऐसे ऐसे, तो शीट जैसा होगा, फिर अगली शीट, फिर अगली शीट, और ये सब कम कम पोटेंशियल पर होंगे। ये वाला V1 पोटेंशियल पर होंगे सारे पॉइंट्स, ये V2 पोटेंशियल पर होंगे सारे पॉइंट्स, ये V3 पोटेंशियल पर। ऐसे यहां पर भी, यहां पर भी। और बड़ा स्फीयर देखोगे तो कम पोटेंशियल पर होगा, उससे बड़ा स्फीयर देखेगा उससे कम पोटेंशियल पर होगा। समझ रहे हो बात को, ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। बात आ गई समझ में, है ना। अब सर इससे फायदा क्या है, एक फायदा और बताता हूं, एक फायदा और बताता हूं। फायदा पता क्या है, फायदा ये है कि अगर आप एक इक्विपोटेंशियल से चार्ज को उठा करके दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ले गए, पाथ देख रहे हो मैं क्या लेके आया हूं, कुछ भी पाथ चल रहा हूं मैं, कुछ भी,
किधर से भी ऐसे ऐसे घुमा के, इन्फिनिटी से घुमा के, पराठे वराठे खिला के इसको यहां मैं वापस ले आऊं, मेरा वर्क डन 0 होगा, मेरा वर्क डन 0 होगा। ऐसा क्यों सर? ये क्या बात हुई सर? इतना इतना घुमा करके लाओ, कोई वर्क डन नहीं किया आपने? नहीं किया भाई, नहीं किया, क्योंकि वर्क डन डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है इनिशियल पॉइंट पर और फाइनल पॉइंट पर, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों का पोटेंशियल सेम है। जितना पोटेंशियल इनिशियल पॉइंट पर है उतना ही पोटेंशियल फाइनल पॉइंट पर है। तो वर्क डन क्यों किया है? यहां देखियो जरा, यहां देखियो, वर्क डन वोल्टेज क्या होता है, डेल्टा वी क्या होता है, कितना वर्क डन किया है पर यूनिट चार्ज को हिलाने डुलाने में, हाँ की ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कितना वर्क डन किया है हिलाने डुलाने में। अब ये वाला जो डेल्टा वी है वो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का तो सेम है, यानी डेल्टा वी खुद ही क्या हो गया, 0 हो गया, तो वर्क डन तो होएगा ना 0। जब डेल्टा वी ही 0 हो गया फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, डेल्टा वी इज 0, पोटेंशियल में कोई चेंज ही नहीं हुआ, पोटेंशियल में कोई चेंज ही नहीं हुआ, है ना, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हुआ। जब पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हुआ यानी डेल्टा वी 0 है, तो यहां पर 0 रखो आप, वर्क डन भी क्या आएगा, 0 आएगा, वर्क डन भी क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो ये फायदा रहता है। पढ़ लेते हैं एक बार, एक रिवीजन का पेज आ गया ये आपका। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस, जैसे मर्जी लिख लो उसको आप, VB माइनस वी है, VA माइनस VB, जैसे मर्जी। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है भैया माइनस dV बाई dr। इक्विपोटेंशियल सरफेस हर पॉइंट पर पोटेंशियल होता है सेम, है ना। ये देखो लिखा हुआ है VB बराबर VA, और VB बराबर VA हो गया, यानी दोनों पर पोटेंशियल सेम हो गया, तो डेल्टा V 0 हो गया, और डेल्टा V 0 होते ही वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक डायपोल। ये डायपोल क्या होता है भाई? डायपोल का मतलब होता है दो पोल, डाए मतलब दो, डाए मतलब दो, पोल का मतलब चार्जेस, दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं उनके बीच में कुछ कुछ सेपरेशन है, दो चार्जेस हैं उनके बीच में कुछ कुछ सेपरेशन है, दैट इज कॉल्ड डायपोल। बस इतनी छोटी सी बात है, डायपोल कुछ नहीं होता हो डायपोल। ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, ये माइनस क्यू चार्ज है, और इन दोनों के बीच में क्या हो, एक शॉर्ट डिस्टेंस हो, एक शॉर्ट डिस्टेंस हो, कुछ छोटा सा डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होना चाहिए। सवाल ये है लेकिन इन दोनों पर चार्ज सेम होना चाहिए, समझ गए ना। ये पेच है, यहां पे ये पेच है। इक्वल चार्जेस होने चाहिए, ऑपोजिट चार्जेस होने चाहिए, ध्यान से सुनना, इक्वल हो, ऑपोजिट हो, शॉर्ट डिस्टेंस हो, उसे बोलते हैं डायपोल। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल बात है, इक्वल हो, ऑपोजिट हो, शॉर्ट डिस्टेंस हो, ये तीन बातें जरूरी हैं। अब देख तो पढ़ लो इसको। An electric dipole is a pair of equal and opposite charges separated by some distance। कुछ डिस्टेंस है वो क्या हो रखे हैं, सेपरेट हो रखे हैं, इक्वल है और ऑपोजिट है, पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना। जैसे मॉलिक्यूल्स हो गया HCl H2O का, है ना, ये अब केमिस्ट्री वाले ज्यादा अच्छा बता पाएंगे आपको। इस तरीके से पार्शियल बॉन्डिंग होती है, यहाँ वहां खिसकता है डायपोल मोमेंट, है ना, डायपोल मोमेंट आगे पीछे खिसकता है। ऐसे H2O के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये O रहता है, यहाँ यहाँ H रहते हैं, दो लोन पेयर रहते हैं इसके, है ना, इस तरीके से दो लोन पेयर रहेंगे, इनकी वजह से 2 माइनस का चार्ज होता है यहां, लेकिन प्लस प्लस का चार्ज होता है, ठीक है ना। तो जो डाइपोल मोमेंट होती है, अब डाइपोल तो समझा दिया, एक डाइपोल मोमेंट को भी समझ ले। डाइपोल मोमेंट होता है बेटा इस डायरेक्शन में, P से डिनोट करते हैं डाइपोल मोमेंट को, मोमेंटम को भी P से करते हैं, लेकिन ये मोमेंटम नहीं है, डाइपोल मोमेंट है। ये डाइपोल मोमेंट पता है क्या होती है? होती है चार्ज इंटू सेपरेशन। कोई भी एक चार्ज ले ले, कोई भी एक चार्ज ले ले और इंटू क्या कर दे, सेपरेशन, चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज कितना है, Q है, डिस्टेंस कितना है, R है, P इज इक्वल टू QR। ये फॉर्मूला होता है डायपोल मोमेंट का। ये मैग्नीट्यूड हो गया QR, Q टाइम्स डिस्टेंस, Q टाइम्स डिस्टेंस, Q टाइम्स डिस्टेंस, दैट इज डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहां देखो ये नेगेटिव है, यहां से पॉजिटिव ये, यहां से पॉजिटिव ये, वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों का क्या लेते हैं, वेक्टर सम, और ये निकल के आती है दिशा, है ना। तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट जो होती है वो वाटर मॉलिक्यूल की ऐसे होती है। तो वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। ज्यादा आपको मैम बताएंगे अच्छा इस बारे में, है ना यार, मुझे इतना ज्यादा नहीं पता, है ना, वो आपको ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। द डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। तो जो P है, ये जो P है वो क्या है, वो है चार्ज इंटू सेपरेशन, चार्ज इंटू सेपरेशन। कोई भी एक चार्ज ले लो, क्योंकि दोनों सेम ही होंगे, कोई भी चार्ज ले लो, Q ले लिया और इनटू सेपरेशन यानी D ले लिया, तो QD ऐसे करके मैंने याद रखा हुआ इसको। आप जैसे मर्जी याद कर सकते हो। यहां पर डिस्टेंस 2a है, तो क्या दिक्कत है, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा Q2a या 2QA, क्या दिक्कत है, जैसे मर्जी ले लो, जो भी सेपरेशन है वो लिखा जा सकता है। रिप्रेजेंटेड बाय P, एक वेक्टर क्वांटिटी है ये, ठीक है। ये देखो P इज इक्वल टू 2L है, ये L लिखा हुआ है। अगर L डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच में, कुछ भी ले सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। L डिस्टेंस है तो मतलब 2L डिस्टेंस ले रखा है यहां पर, तो 2L हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और यूनिट लिखी हुई है कूलम मीटर, होगी चार्ज इंटू लेंथ है तो कूलम मीटर।
ठीक है, बात करते हैं टॉर्क की। देखो ऐसा है भैया, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है ना, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं जिसकी वैल्यू ई है, सब जगह पर ई वैल्यू है, सब जगह पर ई वैल्यू है इसकी, ठीक है ना, अलग अलग मत मानो, सब जगह पर सेम ई वैल्यू मानो इसकी, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने इसके अंदर एक डायपोल रख दिया, और डायपोल को कैसे रखा, ऐसे रखा, ऐसे, चलो ऐसे रखते हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये एक डायपोल है, शॉर्ट डायपोल है, शॉर्ट लग नहीं रहा लेकिन शॉर्ट मानो इसको, छोटा सा डायपोल है एक, ठीक है ना, छोटा डायपोल है। इस पर चार्ज है प्लस क्यू, है ना, इस पर चार्ज है प्लस क्यू, इस पर चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज पर फोर्स लगाएगी, किस दिशा में लगाएगी सर, बेटा फोर्स लगाएगी इस दिशा में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही वो क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, इस दिशा में फोर्स लगी, और वो फोर्स कितनी होगी, वो होगी Q टाइम्स E। याद करो भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स बताया था मैंने आपको, बताया था ना, अभी बताया, इसी लेक्चर में बताया, फोर्स क्या होती है, Q टाइम्स E। यहां पर जो फोर्स होगी ये होगी सेम टू सेम, बस डायरेक्शन पीछे होगी, माइनस क्यू ही लिख सकते हैं यहां पर हम, पीछे की डायरेक्शन है। तो अब पता क्या होता है, अब ये जो दोनों फोर्सेस है ना, ये मिल करके क्या करेंगी, इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगी। मतलब मान लो ये ऐसे डायपोल है, ये डायपोल है ना, ऐसा डायपोल है, यहां से ऐसे फोर्स लगा, यहां से ऐसे फोर्स, दोनों साथ में लगी है, कपल फोर्सेस, कपल फोर्सेस, यहां से ये खींचा, यहां से ये खींचा, ऐसे हो जाएगा, ये तुरंत ऐसे होगा, ऐसे झटके से ऐसे, है कि नहीं, तो ये सीधा आ जाएगा, ये सीधा आ जाएगा। ये चाहेगा अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम सिचुएशन के अंदर आना, और वो कैसी होगी, वो बिल्कुल ऐसी होगी सीधी, ये इसमें आना चाहेगा, है ना, ये इसमें आना चाहेगा, ऐसे ऐसे आना चाहेगा, इधर प्लस लगे, इधर माइनस लगे, यहां पर QE लगे, वो तो लगेगी, और यहां भी क्या लगे, QE लगे, है ना, माइनस में, ये वाली QE ये वाली QE आपस में कट जाए, और मैं लटका रहा हूं, आराम से बैठा रहूं, मुझे कोई छेड़ो ना, मुझे कोई छेड़ो ना, इस पोजीशन को बोलेंगे इक्विलिब्रियम की पोजीशन, है ना, सबसे स्टेबल कंडीशन है ये, है ना, स्टेबल कंडीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है ये, स्टेबल कंडीशन। लेकिन ये कैसा है, ये तो भाई अनस्टेबल है, ये तो बहुत अनस्टेबल है ना। ये क्या करेगा, ये टेंड करेगा इसको रोटेट करने का, ये टेंड करेगा, टेंडेंसी रखेगा इसको रोटेट करने की, तो एक टॉर्क निकल करके आती है, वो होती है P क्रॉस E, पूरी डेरिवेशन करके नहीं दिखा रहा, ठीक है, P क्रॉस E, P मतलब हो गया डाइपोल मोमेंट, इसकी लेंथ को 2a मानते हैं, और आधा लेकर के वो साइन थीटा लेकर के इसको कर लेते हैं, है ना, PE साइन थीटा, ये टॉर्क का आता है मैग्नीट्यूड, ये टॉर्क का आता है मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, आपको याद करना है इसको, P क्रॉस E होता है, ठीक है। और आप जानते हो कि P की दिशा, P की दिशा ये है, ये आजा भाई, P की दिशा ये होगी नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना, ये डायरेक्शन होगी P की, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P, ये P की दिशा, और ये वाली E की दिशा, ये वाली देखो, ये वाली E की दिशा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये वाली, है ना, तो P क्रॉस E करना पड़ेगा, P की तरफ उंगलियां रख के E की तरफ बंद कर दो, अंदर की तरफ टॉर्क जाएगी, टॉर्क की डायरेक्शन जो होगी वो अंदर की तरफ होगी, वो डायरेक्शन की आपको खास जरूरत नहीं है ना, लेकिन आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, PE साइन थीटा, ये एंगल है दोनों के बीच का, है ना, ये P के और E के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है, तो PE साइन थीटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये वही था जिसकी बात हम कर चुके, U इज इक्वल टू, दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं, एक है प्लस Q, है ना, या Q1, दूसरा है प्लस Q2, सपोज करते हैं तीसरा भी चार्ज आ गया Q3, है ना। अब इस सिस्टम के बीच में आपने वो लिखनी है, इस सिस्टम के बीच में आपने पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, इस सिस्टम के बीच में आपने पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, ठीक है ना। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस A है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस B है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस C है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे भाई, पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक जनरल फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R, ये जनरल फॉर्मूला है। तीनों के लिए लगा दो, जितने जितने पेयर है उतने उतने लगा दो, एक बार इसके लिए लगाओ, एक बार इसके लिए लगाओ, एक बार इसके लिए लगाओ, ऐड कर दो, बस इतना सिंपल। जितने पेयर हैं उतने फॉर्मूले लगेंगे। कितने पेयर बन रहे हैं, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, तीन पेयर बनेंगे, तीन पेयर, ठीक है ना। तो यूनेट जो नेट पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पूरे सिस्टम की, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है ना, विल बी स्मॉल के Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस कितना है C, है ना, ये करना ना भाई, चार्जेस लिखे सेपरेशन लिखी, प्लस स्मॉल के Q2 Q3 बाय B
प्लस स्मॉल के Q1 Q2 बाय ए। बस ये करना है आपने, ये करना है आपने। क्लियर बात? इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना, है ना। ये फॉर्मूला आपको आता ही है, तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ सिखा दिया आपको। सिस्टम की निकालनी हो तो क्या करना है, ठीक है। एक चीज आती है अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स की बात भी कर लेते हैं। देखो ऐसा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो ऐसा है, मान लो कोई एरिया है, कोई पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है ना, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ ऐसे क्रॉस हो रही है, ऐसे, मतलब ऐसे नहीं हो रही, ऐसे नहीं हो रही क्रॉस। ऐसे हो तो फिर बात ही क्या है, फिर तो फ्लक्स मैक्सिमम आएगा। लेकिन ऐसे क्रॉस हो रही है, ऐसे क्रॉस हो रही है, इसमें से ऐसे छेद के यूं निकल रही है बाहर। ऐसे बाहर निकल रही है, ठीक है। तो आपने पता क्या करना है, आपने यहां पर एक और वेक्टर लेट करना है जिसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। और वो हमेशा एरिया जो वेक्टर होगा वो हमेशा इस एरिया के आउटवर्ड नॉर्मल होगा। इसकी डायरेक्शन क्या होती है हमेशा? आउटवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। आउटवर्ड्स नॉर्मल, आउटवर्ड्स नॉर्मल का मतलब हो गया बाहर निकलेगा और परपेंडिकुलर। ये देखो परपेंडिकुलर निकल रहा है ना, इस प्लेन से, इस प्लेन से, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, इस प्लेन से, है ना, पैरेलल परपेंडिकुलर निकलेगा, 90 डिग्री पर निकलेगा, है ना। ये 90 डिग्री पर निकल रहा है ऐसे, है ना, इस प्लेन से, इस प्लेन से 90 डिग्री पर ये निकलेगा, तो आउटवर्ड नॉर्मल होता है ये, ठीक है ना, आउटवर्ड नॉर्मल। अब देखो, अब देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है व्हाइट व्हाइट, व्हाइट व्हाइट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो एरिया वेक्टर है ग्रीन ग्रीन, जो ये हरा हरा एरिया वेक्टर है और ये जो व्हाइट व्हाइट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच में एक थीटा एंगल है, इनके बीच में एक थीटा एंगल है। और फ्लक्स को कैसे लिखा जाता है, फ्लक्स को कैसे लिखा जाता है? फ्लक्स इज डिनोटेड विद फाई, और फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फाई बी की बात करेंगे वहां पे, ठीक है ना, वहां फाई बी की बात करेंगे। तो अभी ये क्या आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया। और ये पता क्या होता है, ये होता है बी डॉट ई डॉट ए, ई डॉट ए क्या होता है, ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट लेना होता है आपने, यानी आपने एरिया वेक्टर को ई के अलोंग डाल लेना है या ई को ए के अलोंग, मतलब वो आपकी मर्जी, जैसे मर्जी करो। आप ई को ए के अलोंग डाल दो या ए को ई के अलोंग, मतलब क्या हो गया इसका, ई जाएगा ए के अलोंग तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा ई कॉस थीटा, है कि नहीं। ई वेक्टर वहां पर डलेगा तो क्या बन जाएगा, ई कॉस थीटा। या फिर या फिर या फिर ए को आप ई के अलोंग डाल दो तो बन जाएगा ए कॉस थीटा, है कि नहीं। जिसको भी जिसके अलोंग डाल दो कोई दिक्कत नहीं, बस आपने प्रोडक्ट लेना है दोनों का, आपने प्रोडक्ट लेना है दोनों का, ठीक है ना। तो ई डॉट ए हो जाता है इसका मतलब, तो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ओके। तो अगर ये एरिया वेक्टर और ई वेक्टर दोनों जीरो हो जाएं, इनके बीच का एंगल, वेक्टर नहीं, दोनों बीच का एंगल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी थीटा, थीटा हो जाए 0 डिग्री, है ना। तो cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है 1, तो फ्लक्स जो होगा वो मैक्सिमम आएगा। क्या कहते हो, यहां पर cos 0 रखूंगा अगर मैं तो 1 हो जाएगा, तो मैक्सिमम फ्लक्स आएगा जो कि होगा EA, जो कि होगा EA, ठीक है ना। तो ये बात को समझ लेना, आप समझ के चलना, ओके। और अगर ये प्लेट ऐसी हो जाए, ये प्लेट कुछ ऐसी हो जाए, है ना, मैं अभी और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे दिखाता हूं। अगर ये प्लेट ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए, तो आउटवर्ड नॉर्मल बनाओगे अगर आप इससे, तो वो ऐसा रहेगा, दिस विल बी द आउटवर्ड नॉर्मल, है कि नहीं, ऐसे रहेगा। दिस विल बी द एरिया वेक्टर, और ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल क्या दिख रहा है भैया आपको, 90 डिग्री दिख रहा है, cos 90 थीटा 90, और cos 90 क्या होगा, 0 होगा, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा बेटा, फ्लक्स भी 0 हो जाएगा, फ्लक्स विल बी 0, है कि नहीं। तो यहां पर मैक्सिमम फ्लक्स जो आ रहा है वो ई टाइम से आ रहा है, ठीक है, और लेकिन यहां जो फ्लक्स आ रहा है वो बिल्कुल मिनिमम आ रहा है, यानी 0 आ रहा है, ठीक है, ठीक बात है कि नहीं। तो इसीलिए फ्लक्स का जो बेसिक फॉर्मूला होगा वो यही होगा, ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना। फिर अलग अलग एंगल पर आप अलग अलग कुछ भी यहां पर रख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ जुड़ा हुआ है गॉस लॉ, गॉस थ्योरम,
ठीक है, इसी के साथ गॉस थ्योरम जुड़ी हुई है। तो गॉस थ्योरम के अंदर क्या है बेटा, देखो गॉस थ्योरम ये कहती है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट ले लिया, देखो यही तो कर रहे थे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का क्या ले लिया, डॉट ले लिया। अब यहां पे डीएस क्यों लिया गया है, यहां पे डीएस क्यों लिया है, क्योंकि भैया जो एरिया हो सकता है वो जरूरी नहीं कि हर बार वो यूनिफॉर्म ही हो, हर बार वो किसी रेगुलर शेप का ही हो सकता है वो किसी इरेगुलर शेप का भी हो, है कि नहीं। तो इसलिए यहां पर क्या ले लिया, डीएस ले लिया, क्योंकि छोटे 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 हो सकता है एरिया अपने को बनाना पड़े, उबड़ खाबड़ अगर एरिया है तो, है कि नहीं। तो इसलिए क्या किया, ई डॉट डीएस ले लिया। अब आप जानते हो ई डॉट डीएस जो होता है ना, उसका इंटीग्रेशन ले लें अगर हम, सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं इसको, इस तरीके से लिखते हैं, सरफेस इंटीग्रल अगर इसका ले लें हम, तो यही होता है फ्लक्स, यही तो है फ्लक्स, यही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई डॉट ए, ई डॉट ए, ई डॉट डीएस, और ये क्या ले रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल, यानी पूरे सरफेस को क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। ये जो क्लोज मैंने बनाया ना, लूप बनाया, दिस फॉर द क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस के लिए ई डॉट डीएस जो होता है वो गॉस भाई ने ढूंढा था, गॉस जी ने ढूंढा था कि वो होगा कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है उस पर्टिकुलर चीज ने, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये होता है गॉस लॉ, ये है गॉस लॉ, ठीक है ना। एक एप्लीकेशन दिखाता हूं इसकी, फिर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई चार्ज है Q, ये कोई चार्ज है Q, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इसके आसपास, मतलब आपको मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि भाई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, मुझे पता नहीं भाई, मुझे पता नहीं भाई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, आपने यहां पर एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया। क्या इमेजिन करना है, गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है, ठीक है सर। हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया। कैसा इमेजिन किया, स्फीयर इमेजिन किया। डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लो, है ना। जो कन्वीनियंट लगता है वैसा करते हैं, जैसे कन्वीनियंट लगता है वैसा करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कर लिया, गॉसियन सरफेस को हमने इमेजिन कर लिया, वो एक स्फीयर है, ठीक है, बढ़िया। अब आप जानते हो कि यहां से एक फील्ड निकलेगी, यहां से एक फील्ड निकलेगी जो यहां तक जाएगी, और इस फील्ड को आपने आर डिस्टेंस पर देखना है। मान लेते हैं इस गॉसियन सरफेस की रेडियस जो है वो आर है, यहां से आपने देखना है। वैसे तो आप बचपन से जानते हो इस बात को, बचपन से मतलब जब से लेक्चर पढ़ रहे हो तब से आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन देखते हैं कि आती है कि नहीं आती है निकल के, है ना, देखते हैं कि आती भी है कि नहीं आती निकल के, है ना भाई, सही बात है ना। तो देखो आप क्या करोगे, आप यहां पर लगाओगे गॉस लॉ, आप यहां क्या लगाओगे, गॉस लॉ। सरफेस इंटीग्रल है ना, वो भी क्लोज लूप के लिए, ई डॉट डीएस किसके बराबर होता है, ये होता है हमेशा क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये अभी देखा मैंने, कहां से देखा, यहां से देखा, गॉस लॉ था ये तो लॉ है, कानून है ये तो भाई, इसको तो मैं भी झूठा नहीं कर सकता, ये तो कानून है, बना हुआ है पहले से, है ना, नेचर का कानून है ये तो। ई डॉट डीएस बराबर क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आगे सुनो, आपको ई नहीं पता, छोड़ दो, कोई बात नहीं, नो टेंशन। आप एक काम करो, डीएस का इंटीग्रल ले लो, डीएस का क्लोज इंटीग्रल। डीएस मतलब क्या है, डीएस मतलब क्या है, आपने यहां पर एक छोटा सा सरफेस लेना है जिसका नाम आपने रखा डीएस, छोटा सा सरफेस जिसका नाम रखा डीएस, और उस पूरे को इंटीग्रेट कर दो पूरे स्फीयर के लिए। उस पूरे को क्या कर दो, डीएस 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 सारे जोड़ दो। जब सारे डीएस जोड़ दोगे, है ना, जब सारे डीएस आप जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको पूरा सरफेस एरिया मिल जाएगा इसका, है ना, पूरा सरफेस एरिया मिल जाएगा इसका। यानी आपको क्या मिल जाएगा, ई इंटू ए, ये लिख देता हूं इसको, एरिया मिल जाएगा आपको। और एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है भाई, पूरे स्फीयर का एरिया क्या होता है भाई, बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ कि ना, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे एक बार बताओ, इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है, तो सर चार्ज एनक्लोज कर रखा है स्मॉल क्यू, ठीक है भाई। क्यू एनक्लोज की जगह पर मैं क्या लिख देता हूं, स्मॉल क्यू, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब ये सारे के सारे उठ के भाई नीचे चले गए, ये सब के सब उठ के कहां चले गए, नीचे चले गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आ गई, ये निकल के आ गई क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और आप ये बात पहले से जानते हो कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है उसी का नाम के है। इस के को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना भाई, इस के को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यही तो आ रहा निकल के, यही तो आ रहा निकल के। तो कहां गलत हुआ बताओ, क्या गलती हुई है, कोई गलती नहीं हुई, कोई गलती नहीं हुई। तो ये एक एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, गॉस थ्योरम की। ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है ना, लेकिन सारी आपको नहीं पढ़नी, एनडीए में नहीं पूछी जाती। अभी आप देख लेना कैसे टुच्चे क्वेश्चन है, कैसे फुद्दू क्वेश्चन है, आप देख लेना एनडीए के अंदर, ठीक है ना। ये तो हम
पढ़ाते हैं तो पढ़ा रहे हैं बस इसीलिए, ठीक है। ऐसी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली भी एक चीज आती है, जैसे आप चार्ज डेंसिटी समझते हो ना, जैसे आप मास डेंसिटी समझते हो वैसी चार्ज डेंसिटी भी समझ सकते हो। चार्ज डेंसिटी भी समझ सकते हो। तीन तरह की चार्ज डेंसिटी होती है, लैम्डा, सिग्मा, रो, ठीक है। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसे बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो होती है Q डिवाइड बाय L, मतलब एक लाइन पर चार्ज डाला हुआ आपने, एक लाइन पर आपने चार्ज को ऐसे ऐसे करके बुरक दिया, है ना, जैसे नमक डालते हैं ना, ऐसे चार्ज डाल दिया आपने किसी लाइन पर, किसी वायर पर कोई चार्ज है ना, किसी रॉड पर कोई चार्ज है, वो सब लीनियर चार्ज हो गया, वो सब लीनियर चार्ज हो गया। आपने किसी सरफेस पर चार्ज डाल रखा है ऐसे, है ना, कोई प्लेट ली, प्लेट में नमक डाल दिया आपने, इस तरीके से आपने एक प्लेट पर क्या डाला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज डाला हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा Q डिवाइड बाय A। एरिया ले लो इसका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, या कल को कुछ भी होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, कुछ भी होगा ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देना आपने यहाँ पे। वॉल्यूमेट्रिक के लिए आप ऐसे समझो भाई, कोई स्फेयर है या कोई क्यूब है, कुछ भी ले लो, कोई सिलेंडर ले लो, आप मान लो कोई सिलेंडर है, ठीक है ना, उसके अंदर भी चार्ज है, तोड़ोगे ना उसको, उसमें भी चार्ज है, पूरा भरा हुआ चार्ज, तो क्या होगा, ये होगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम फिर डिपेंड करता है किसकी है भाई, एरिया फिर डिपेंड करता है भाई किसका है, और लेंथ भी डिपेंड करती है। लीनियर चार्ज तो रिंग का भी हो सकता है, एक रिंग है, रिंग के ऊपर आपने चार्ज डाला हुआ है, तो ये क्या, ये भी लीनियर चार्ज है रिंग के ऊपर। या आप डिस्क भी ले सकते हो, है ना, कोई डिस्क है, उस डिस्क के ऊपर आपने क्या डाला हुआ है, चार्ज डाला हुआ है। या स्फेयर भी हो सकता है, ऐसे अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी है भाई, ठीक है। नेक्स्ट बारी आती है कैपेसिटेंस की। ये कैपेसिटेंस क्या होता है भाई, ये देखो ऐसा है, हर कंडक्टर की, ठीक है, कुछ ना कुछ चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होती है जिसका नाम कैपेसिटेंस है, ठीक है ना। हर कंडक्टर की कुछ ना कुछ चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होती है जिसका नाम है कैपेसिटेंस, ओके। और उस कैपेसिटेंस को ऐसे लिखा जाता है, C इज इक्वल टू Q बाई V। कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, चार्ज स्टोर्ड, ये है चार्ज स्टोर्ड, है ना, पर यूनिट वोल्टेज, इसे बोलते हैं कैपेसिटेंस। इसकी ऐसा यूनिट होती है फैराड, या फिर आप कूलम्ब पर वोल्ट भी बोल सकते हो, है ना भाई, वोल्टेज से वोल्ट आई, चार्ज से कूलम्ब आई, या फिर फैराड बोलते हैं इसको, फैराड, ठीक है ना, F से शॉर्ट करते हैं इसको, ओके। तो ये कैपेसिटेंस है, रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू अ बॉडी एंड इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल, पोटेंशियल का बढ़ जाना जब चार्ज जाएगा तो वो उसका क्या है, कैपेसिटेंस है, ठीक है ना, वो उसका कैपेसिटेंस है। तो C इज इक्वल टू Q बाय V, C इज इक्वल टू Q बाय V, ठीक है। यूनिट पता चल गई आपको, ये फॉर्मूला है भैया, इसको आप याद कर सकते हो कि किसी भी स्फेयर का जिसका रेडियस A है, यहां देखो ध्यान से, यहां देखो भाई ध्यान से, कोई भी स्फेयर है जिसका रेडियस है A, उसके ऊपर मैक्सिमम कैपेसिटेंस जो शो हो सकती है, जो होल्ड हो सकती है, दैट इज इतनी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ये निकलता है डिराइव करने से, लेकिन कोई नीड नहीं है आपको, तो आप सीधा इसको याद रख सकते हो, ठीक है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A याद रखना भाई, ये कैपेसिटेंस होती है, ठीक है। अब भैया ऐसा है कि आपने कैपेसिटर्स को, माने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट ऐसी है जिसपे आपने प्लस चार्ज डाला हुआ है, एक प्लेट ऐसी जिसपे आपने माइनस चार्ज डाला हुआ है, जिसके बीच का डिस्टेंस D है, ठीक है, और प्लेट का एरिया A है, जो दिखा रहा हूं यहां पर देखो आप, ठीक है ना, प्लेट का डिस्टेंस D है, प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है, और एरिया क्या है A, ठीक है ना। और आपने इसके बीच में कोई मीडियम भी डाला हुआ है, सपोज करते हैं यहां पर कोई आपने मीडियम भी डाला हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का, कोई K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इनके बीच का, ठीक है ना। तो अब जो कैपेसिटेंस होगी वो ऐसे निकल सकती है, C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट, याद करो रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, है ना, यही होगी ना नई वाली परमिटिविटी। ये आपको मैंने बताया हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप क्या कर दो, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, आपको नई फोर्स मिल जाएगी, नई फील्ड मिल जाएगी, नया कैपेसिटेंस मिल जाएगा। ऐसे करके आप कैपेसिटेंस क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो आपने कोई मीडियम डाला जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो एप्सिलॉन नॉट के साथ, उसको मल्टीप्लाई कर दो एप्सिलॉन नॉट के साथ, ठीक है। और फिर क्या करना है आपने, A और D से डिवाइड कर देना है। ये कैपेसिटेंस का अपना फॉर्मूला है। ये जो था, ठीक है ना, ये तो
रेशियो बना रखा है, चार्ज अपॉन वोल्टेज का रेशियो बना रखा है कैपेसिटेंस, लेकिन ये कैपेसिटेंस का अपना ओरिजिनल फॉर्मूला जो सब कुछ बताता है कैपेसिटेंस के बारे में। एरिया बढ़ा दोगे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस घटा दोगे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना? यहां पर इनवर्स और डायरेक्ट वाले चीजें चलती हैं, यहां नहीं चलेंगी, यहां नहीं चलेंगी, क्योंकि ये तो रेशियो है। आप जब जब चार्ज को बढ़ाओगे तब तब वोल्टेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भाई किसी भी प्लेट पर आप चार्ज को बढ़ाए जा रहे हो तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो बढ़ना ही बढ़ना है। पॉजिटिव यहां स्ट्रांग होता जा रहा है, नेगेटिव यहां स्ट्रांग होता जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कैपेसिटेंस क्या इन पर डिपेंड कर रही है? क्या नहीं डिपेंड कर रही? कैपेसिटेंस जो है वो वोल्टेज और चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, वो तो डिपेंड करती है इन बातों पर, इन बातों पर। मीडियम क्या रखा गया है, एरिया क्या है प्लेट का, डिस्टेंस कितना है दोनों प्लेट के बीच में, उस पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस क्या होगी। ठीक है ना? अब बारी आती है सीरीज और पैरेलल की। देखो जी, सिंपल है, सिंपल है बिल्कुल। जो फॉर्मूला रेजिस्टेंस का सीरीज में था, 10th में याद करो, जो फॉर्मूला रेजिस्टेंस का सीरीज में था वो यहां पैरेलल का है, जो वहां पैरेलल का था वो यहां सीरीज का है। देखो ये सीरीज का फॉर्मूला है, जो वहां पैरेलल का था ऐसे ही था ना भी पैरेलल का, 1/R1 + 1/R2, वो यहां पर सीरीज का है। निकलता है डिराइव करके, नीड नहीं है लेकिन आपको, ठीक है ना? ऐसे ही ये हो गया सीरीज का और ये हो गया पैरेलल का। पैरेलल में सीधा सीधा है, मैंने बताया ना, जो वहां सीरीज में था वो यहां पैरेलल में है। ठीक है? हां, लेकिन हमेशा की तरह पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है कि सीरीज इज अ पोटेंशियल डिवाइडर। सीरीज इज अ पोटेंशियल डिवाइडर, यानी हर कैपेसिटेंस पर अलग अलग पोटेंशियल रहेगा। यहां कुछ और, यहां कुछ और, यहां कुछ और, यहां V1, यहां V2, यहां V3, लेकिन चार्ज सेम रहता है। यहां पे करंट नहीं होता, यहां चार्ज होता है। ठीक है ना? तो पोटेंशियल तो डिवाइड होगा लेकिन करंट सेम रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा, सेम रहेगा, फर्क है दोनों में। ठीक है ना? और यहां पर देखो, चार्ज रहेगा डिफरेंट, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, लेकिन सभी पर पोटेंशियल जो होगा वो सेम रहेगा। तो V विल बी सेम बट चार्ज विल बी डिफरेंट। ठीक है ना? सब पर चार्ज जो रहेगा वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। ठीक है? सब पर चार्ज अलग अलग रहेगा। ओके भाई, दो प्लेट्स हैं अगर उन दोनों के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उन दोनों के बीच की जो फोर्स है वो इससे निकल जाती है, गिवन फॉर्मूला है। ठीक है? कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ दे रखा है 711 माइक्रोफैराड, वो यहीं से निकाला होगा भाई। C = 4πε0 और R, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने सबसे पहले दिखाया आपको, ये वाला 4πε0 R, उसी से निकाला होगा इसको। ठीक है ना? उसी से निकाला होगा इसको। ओके हाँ, बैलेंस हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बात वैसे भी रेजिस्टेंस के अंदर करेंगे, तो वहां पर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई इस तरीके से अगर कैपेसिटेंस को कनेक्ट कर रखा होता है। ठीक है? व्हीटस्टोन ब्रिज की बातें इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके बाद वाला, उसके अंदर ये बातें करेंगे। ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, और मान लीजिए यहां बीच में C5 कैपेसिटेंस आपने लगा रखी है, ये सिंबल है कैपेसिटर का, ऐसे लगा रखा है आपने। ठीक है ना? तो अगर दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाए, है ना, यानी C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 हो जाए, तो बीच वाला निगलेक्ट हो जाता है, बीच वाला निगलेक्ट हो जाता है। ठीक है? ये बात करेंगे हम डिटेल में, चिंता ना करो। ठीक है? ये एनर्जी है भैया किसी भी चार्ज कैपेसिटर की। ओके, ये भी निकाली जाती है वर्क डन से, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको याद कर सकते हो। मैं तीनों फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूं। एक फॉर्मूला होता है 12CV², एक होता है Q²/2C, ये दोनों मोस्टली यूज होते हैं। ठीक है? और एक होता है 12QV। सब सही है, सब बढ़िया है, सब चंगा है, आपने बस अपनी बुद्धि के अनुसार इनको यूज करना है। ठीक है ना? जरूरत के अनुसार अलग अलग यूज होंगे। ठीक है? जरूरत के अनुसार अलग अलग यूज होंगे। ठीक है? बाकी यहां पर एक ऐसी एप्लीकेशन बता रखी है, इसकी पढ़ सकते हो आप। एंड ड्रॉप्स को मिला देंगे तो क्या होगा, टोटल एनर्जी स्टोर्ड सीरीज और पैरेलल ऐड होती है। ठीक है? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, किसी एक वॉल्यूम के अंदर, है ना, ये मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पॉजिटिव चार्ज वाला, नेगेटिव चार्ज वाला, इसके बीच की एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है, इसको U' बोलते हैं। ठीक है ना? ये होती है 12ε0 इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ठीक है? याद कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दोनों याद कर सकते हो आप। ठीक है ना? ये K कब के लिए, K तब के लिए जब कुछ ना कुछ मीडियम डाला गया है, K वाला कुछ मीडियम डाला गया, और नहीं डाला गया तो फिर आप ये वाला याद कर सकते हो, 12ε। तो आइए देखें भैया क्वेश्चंस। दो चार्ज हैं और एयर में एक्सपीरियंस करते हैं एक फोर्स को 20 न्यूटन की, अगर स्पेस को
फिल कर दिया जाए एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर 4 से, तो फोर्स क्या होगी? तो मैंने आपको बताया हुआ भैया, जो नई फोर्स होगी वो पुरानी वाली की डिवाइड बाय के हो जाएगी। यानी 20 न्यूटन की फोर्स थी तो 4 से डिवाइड कर दो, 5 आंसर आ जाएगा, है ना भाई? 20 और 4 ही है ना, हाँ 5 आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 2 पॉइंट चार्ज है q और -2q आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ q इज E, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ -2q कितनी होगी? देखो एक q चार्ज है, एक -2q चार्ज है, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ q इज E, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो तो ये कर रही है ना, वो कितनी कर रही है? वो कर रही है E, वो कर रही है E, ठीक है। तो ये यहां पे कितनी क्रिएट करेगा? तो जब डिस्टेंस सेम है, जब डिस्टेंस सेम है ना, तो ये भी इसकी तरफ क्रिएट करेगा, मतलब अपनी तरफ क्रिएट करेगा ऐसे, है ना। लेकिन करेगा कितनी? E/2, है ना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इससे आधा है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होगी वो कैसी होगी? आधी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, ठीक है ना। तो E/2 इन द डायरेक्शन ऑफ E, 2E इन द सेम डायरेक्शन, E/4 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ E। नन ऑफ द अबव आंसर है बेटा इसका। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 9 × 10 की पावर -31 kg एंड चार्ज 1.6, इतना मास भी दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, 9 × 10 की पावर -31 kg, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। और वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास किया जा रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पूछी गई है, बताई गई है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो है कितनी? 9 × 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि फोर्स कितनी लगेगी इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, फोर्स कितनी होगी इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होगी वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स ही मानेंगे हम, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स ही हम मानेंगे। QE है ना, Q कितना है? चार्ज कितना है? इतना, और E इतना है, तो आपने दोनों यहां पर रख देने हैं, ठीक है। और फोर्स जो मैच होगी वो आप टिक मार देना, ठीक है ना भाई। हाँ देखो 10 की पावर 19 है और 6 है ना, तो 10 की पावर -12 वाला सही चल रहा है ऑर्डर, बिल्कुल ठीक है। तो फोर्स निकल जाएगी। मास को हमने कंसिडर क्यों नहीं किया, मतलब मास वाली ग्रेविटी को कंसिडर क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई ग्रेविटी बहुत छोटी फोर्स है, और यहाँ पर डायरेक्शन भी नहीं दे रखी कि ऊपर उछाला कि कहाँ उछाला, तो पता चले भाई कि ऑपोजिट लग रही है नेट फोर्स या क्या है। यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहा है, तो हमने वही निकाली है। 3 कैपेसिटर हैं, तीनों के कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, और फिर पैरेलल में भी किया है, तो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो इनका जो सीरीज का निकलेगा वो निकलेगा 1/3 माइक्रोफैरड, और इन्हीं को अगर पैरेलल में जोड़ दिया जाए ऐसा ऐसा ऐसा, तो 1 1 1 इनका जो निकलेगा वो निकलेगा 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो सीरीज वाले का आया 1/3, ठीक है ना, और पैरेलल वाले का आया 3, तो बी ऑप्शन एकदम सही है। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, है ना। रेडियस ऑफ अर्थ कितने? 64 किलोमीटर। तो कैपेसिटेंस कितनी होगी ये आप यहां से निकाल सकते हो, 4πε0r, नहीं तो आप याद भी कर सकते हो 711, यहां लिखा भी हुआ था फैक्ट में पीछे, यहां पीछे फैक्ट में था भी ये 711 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। ओके, तो 711 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी बिटवीन द पॉइंट। अब ये सर्किट बना हुआ भाई, ये सर्किट बना हुआ, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अगर ये ए पोटेंशियल पर है तो ये भी ए पोटेंशियल पर है, तो ये भी ए पोटेंशियल पर है, तो ये भी ए पोटेंशियल पर है। अच्छा, अगर ये बी पे है तो ये भी बी पे है, तो ये भी बी पर है, तो ये भी बी पे है, मतलब इन दोनों के अक्रॉस तो पोटेंशियल सेम है। अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है तो माने यहां से कोई चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो ये कैपेसिटेंस तो सर्किट में है ही नहीं, है ना, ये तो है ही नहीं। तो ये दोनों हैं, लेकिन सी और ये वाला सी दोनों सी है ना। ये भी ए बी के क्रॉस है, ये भी ए बी के क्रॉस है, ठीक है। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? दोनों पैरेलल में है, तो आंसर आ जाएगा 2C, C + C 2C, बी ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि एयरफोर्स, है ना, एनडीए और अपने सीडीएस के एग्जाम्स में से थे, है ना। मोस्टली एनडीए में से कम ही पूछा जाता है आज के लेक्चर में, लेकिन अगर आपने इस लेक्चर को ढंग से पढ़ा तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपका बहुत अच्छा जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगला लेक्चर थोड़ा सा लंबा रहेगा,
क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है और बहुत सारी प्रैक्टिस भी उसके अंदर है ना, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एनडीए के अंदर देखने में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक के, टाटा बाय बाय, जय हिंद।